ध्यान खींचता है और बेबी ग्रिफिन्स आज्ञा से अपने नए घर की तरफ चल देते हैं। जीहा को वर्ल्ड ट्री से एक मैसेज मिलता है जो मानता है कि उसकी लीजन शुद्ध किए गए मॉन्स्टर्स को सैंक्चुअरी में ले जा रही है जो गहना की तरह बनाया गया है। उसे इसके इकोसिस्टम को ठीक करने का काम दिया गया है। वर्ल्ड ट्री का ब्लेसिंग अपग्रेड होता है, उसकी एनिमल एमिएबिलिटी लेवल 3 तक बढ़ जाती है और उसे एक नया स्किल मिलता है, सैंक्चुअरी डेवलपमेंट। इसके साथ ही जीहा को अपने साथियों की ताकत को देखने की एबिलिटी भी मिलती है। इसमें यह भी शामिल है कि क्या उनके पास अवेकनिंग स्किल्स हैं जो अल्टीमेट एबिलिटीज हैं जो सारी ईथर को खत्म कर देती हैं और इस्तेमाल करने वालों को थका देती हैं। आमतौर पर सिर्फ टॉप हंटर्स के पास ही ये होते हैं। ताकत को टेस्ट करते हुए वो पता लगाता है कि उसके पास खुद कोई अवेकनिंग स्किल नहीं है। टेरा ड्रोन्स के पास एक अवेकनिंग स्किल है, एबिलिटी एब्जॉर्प्शन, जो उन्हें रैंडमली मॉन्स्टर एबिलिटीज को एब्जॉर्ब करने देती है। अगर कोई स्किल उनके रूप के साथ मैच नहीं करती तो उन्हें लोगस नाम के एक जीव से मेटामॉर्फोसिस सीखना पड़ेगा उसे इस्तेमाल करने के लिए। वह यह भी समझता है कि वह दूसरे हंटर्स को उनकी स्किल्स को जागृत करने में मदद कर सकता है, अपने करीब वालों को हल्के इशारे देकर। अपनी सैंक्चुअरी डेवलपमेंट स्किल को टेस्ट करते हुए सिस्टम उसे एसेंसेस का इस्तेमाल करने को कहता है ताकि पता चले कि सैंक्चुअरी को किन संसाधनों की जरूरत है जो वह अपने बगीचे से दे सकता है। जैसे ही वह सैंक्चुअरी तक पहुंचने के लिए 500 एसेंस खर्च करता है, इलाके को ढकने वाला कोहरा हट जाता है। वह झील के पानी को छूता है। अपने एनवायरनमेंट को बदलने की एबिलिटी को टेस्ट करते हुए अनजाने में एक छोटा भूकंप पैदा करता है जो सैंक्चुअरी को नुकसान पहुंचाता है। वह डैमेज को ठीक करने के लिए 100 एसेंस खर्च करता है और समझता है कि उसके हर एक्शन का स्किल के साथ सीधा असर सैंक्चुअरी पर पड़ेगा। वह स्किल को एक्टिवेट करता है ताकि इलाके की जरूरतों का पता लगा सके और सिस्टम खराब मिट्टी की क्वालिटी को फ्लैग करता है। उसे ठीक करने के लिए कीड़ों की जरूरत है। तभी प्टेरोड्रोन्स आते हैं मदद के लिए कीड़े लेकर। ही ऑब्जर्व्स द फॉग रिसीड्स फर्दर, अनलॉकिंग अ न्यू एरिया, और एक बहुत बड़ा मैंटिस श्रिम्प दिखाई देता है। जीहा को कोरियन न्यूज रिपोर्ट्स याद आती हैं जो उन्हें ड्रेड ग्रेड मॉन्स्टर्स बताती हैं जो एक ही शॉकवेव से आसपास सब कुछ खत्म कर सकते हैं और एक को हराने के लिए 6 से 7 हंटर्स की जरूरत होती है। टेरा ड्रोन्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को वर्ल्ड ट्री की छाल से मजबूत ढालों के रूप में तैयार करते हैं। वह आगे बढ़ते हैं लेकिन श्रिम्प के शॉकवेव्स उन्हें पीछे हटने और ठीक होने पर ध्यान देने पर मजबूर करते हैं। फिर उसे वर्ल्ड ट्री फ्रूट से बनाए एलिक्सर्स याद आते हैं और वह उन्हें टेरा ड्रोन्स को देता है। एक सुनहरी चमक उन्हें घेर लेती है, ताकत वापस लाती है और लड़ाई में बूस्ट देती है। दोबारा ऊर्जावान होकर बीटल्स ढाल उठाकर आगे बढ़ते हैं। श्रिम्प के शॉकवेव्स उनके बचाव से टकराते हैं लेकिन वह एलिक्सर की वजह से जल्दी ठीक हो जाते हैं। नाइट एक श्रिम्प को 2 हिस्सों में काट देता है। जीहा समझता है कि शॉक वेव्स पंजों से निकलते हैं और अगर उसकी सेना उन्हें संख्या में हरा दे तो वह जीत सकते हैं। तेज लड़ाई के बाद टेरा ड्रोन्स अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। अचानक नाइट का शरीर चमकता है क्योंकि वह मैंटिस श्रिम्प की शक्तिशाली शॉकवेव स्किल को हासिल कर लेता है। अपनी दुकान में वापस आकर जीहा को बीच पर बुलाने का फोन आता है। कुछ देर बाद सुंघो और ग्रुप कार में आते हैं। उनकी तेज टाइमिंग से उसे हैरान करते हैं। हालांकि उसने इतने लोगों के साथ आने की उम्मीद नहीं की थी। उसके पालतू जानवर भी साथ आते हैं। ग्रुप खुशी से बातें करता है। कोई पोनी को कितना प्यारा बताता है जबकि उसकी बहन चेक करती है कि जीहा ने खाना खाया है या नहीं। सुंघो मजाक करता है कि सफर कंपनी के साथ ज्यादा मजेदार होते हैं और जीहा सहमत होता है। हालांकि उसने हुआयन और चुलयून के आने की उम्मीद नहीं की थी जो उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसकी बहन हमेशा की तरह क्यूरियस पूछती है कि उसने इसे कहाँ पाया क्योंकि सोल में यह बहुत रेयर है, लेकिन वह इसे यह कहकर टाल देता है कि उसने इसे एक रैंडम डंजन में पाया। वैन हंसी और बातों से भरी हुई आगे बढ़ती है। ग्रुप को उनके गर्मियों के एडवेंचर की तरफ ले जाती है। बीच पर पहुंचकर जीहा सुनहरी रोशनी में नहाए हुए खूबसूरत नजारे को देखता है। वैन किनारे पर पार्क होती है और ग्रुप सामान उतारता है। उसे होटल में ठहरने के लिए बुलाते हैं। जीहा दोस्ती की गर्मी का मजा लेता है। खरुश है कि वह आने को राजी हो गया। उम्मीद करता है कि यह खरुशी हमेशा रहे। बाद में टेरेस पर एक शांत पल ढूंढते हुए उसे हुयन रोकता है। वह उसके इस ट्रिप में आने पर हैरानी जाहिर करता है जिससे वह सोचती है कि क्या वह पार्टी खराब कर रही है, लेकिन वह उसे यकीन दिलाता है कि सब उसके आने से खुश हैं। जब वह दूसरों के बारे में पूछता है वह बताती है कि उसके जेलस गिल्डमेट्स अभी भी रेस कर रहे हैं। अचानक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट एक चेतावनी चिल्लाती है किनारे पर एक ड्रेड ग्रेड मैंटिस श्रिम्प के लिए और तुरंत इवैक्यूएशन की अपील करती है। मॉन्स्टर के उनकी छुट्टियां खराब करने की संभावना से परेशान होकर वह खुद ही खतरे का सामना करने का फैसला करती है। आग की ऊर्जा का एक तेज झटका जीहा की तरफ दौड़ता है। उसके हाथ पर एक चमकता सुनहरा रून छाप देता है। एक अचानक धमाका उसकी तरफ पत्थर फेंकता है। जैसे ही हाई उससे बचाने के लिए कूदता है वह एक दूसरे का हाल पूछते हैं। जैसे ही उनके दोस्त इकट्ठे होते हैं जल्दी से समझते हैं कि धमाका मैंटिस श्रिम्प से आया था, शायद बीच से उनकी जमीन की तरफ बढ़ रहा है। सबको हुक्म दिया जाता है कि जब तक मदद न आए तब तक अपनी जगह पर डटे रहो। वायुन अपने गिल्डमेट्स को ढूंढने के लिए फोन करती है। उन्हें किनारे पर मिलने का निर्देश देती है ताकि ड्रेड ग्रेड मॉन्स्टर का सामना कर सकें।
जीहा को पास आते देखकर वह उसे किसी सुरक्षित जगह पर जाने को कहती है। जानती है कि अगर वह रुकेगा तो खतरे में पड़ जाएगा। जानती है कि वह सीधे लड़ नहीं सकता। जीहा को अपनी कैबिन में रखी खास पोशन याद आती है जो टीम की मदद कर सकती है, इसलिए वह उसे लेने के लिए दौड़ता है। मैंटिस श्रिम्प से एक शक्तिशाली शॉकवेव हंटर्स को पूरे मैदान में बिखरा देती है। संग हो जल्दी से मिन सेओक को प्रोटेक्टिव बफ्स के लिए बुलाता है, आगे बढ़कर जीव का ध्यान खींचने और उसे हमला करने के लिए उकसाने के लिए। इससे बाकी टीम को उसके कमजोर जोड़ों पर हमला करने का मौका मिलता है। गंगबग ध्यान से आगे बढ़ता है, लेकिन मैंटिस श्रिम्प अपने पंजों से हमला करता है। उसे इतनी जोर से मारता है कि उसे खून की उल्टी हो जाती है। सून यंग ने पेपर मिसाइल्स और चमकने वाले स्पेल से हमला किया, फिर एक ताकतवर स्पेल से मॉन्स्टर को थोड़ी देर के लिए जमा दिया। हमले लगे, लेकिन श्रिम्प की स्किल ने उसे ज्यादा नुकसान होने से बचाया, जो उसकी खतरनाक डेड ग्रेड रैंकिंग दिखाती है। सन यंग को डर था कि अगर वह ऐसे ही करती रही तो उसकी माना खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी मॉन्स्टर पर आग की रोशनी पड़ी। उसने देखा कि ह्वायन की इटर्नल फ्लेम गिल्ड मदद के लिए आ गई है। गिल्ड लीडर ने सबको पहले मॉन्स्टर को खत्म करने को कहा और बोला कि खतरा हटने के बाद वह अपनी छुट्टी दोबारा शुरू कर सकते हैं। गिल्ड के आने से मिलकर किए गए हमले क्रीचर के पंजों पर लगे। उन्होंने मॉन्स्टर के हमले को धीमा करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें नई उम्मीद मिली। सुंघो ने हिम्मत से हमला करने की कोशिश की, लेकिन एक मीटियर स्पेल से बड़े बड़े पत्थर बरसे, जिससे टीम में गड़बड़ हो गई। हंटर्स गिरते हुए पत्थरों से बचने के लिए भागे, कुछ को चोट लगी। इस अचानक तबाही को उसका नाम मिला, डिजास्टर। एक चुपचाप हमला जो उम्मीद को तोड़ देता है। मलबे से मैंटिस श्रिम्प का राजा स्टोन मैंटिस बाहर निकला, बहुत बड़ा और खतरनाक। सिस्टम ने चेतावनी दी कि स्टोन मैंटिस अपने रास्ते में सभी इंसानों को निशाना बनाता है, और पहले जो बड़े बड़े पत्थर बरसे थे वह क्रीचर का ग्रेविटी स्पेल था। संग हो ने डिफेंसिव बफ्स के लिए कहा, अपना शील्ड उठाते हुए, लेकिन एक सीधी चोट से वह दीवार से टकराया, खून से लथपथ और घायल। उसकी पत्नी चीखी जब टीम में डर फैल गया कि वह यहाँ मर जाएंगे। हुयन ने सबको हिम्मत दी और अपनी आग की मैजिक से आते हुए कुछ पत्थरों को पिघलाया, जिससे उन्हें कुछ कीमती सेकंड्स मिले। वह अपने स्क्रोल के बिना यह स्पेल सिर्फ 2 बार और कर सकती थी। उसकी ध्यान हटाने की वजह से उसे नुकसान हुआ जब एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी तरफ इतनी तेजी से आया कि उसका स्पेल उसे रोक नहीं पाया। अचानक प्टेरोड्रोन नाइट अंदर घुसा, पत्थर को रोका और उसे बचाया। वह हैरान होकर देखती रही। जब जीहा बड़े बीटल के ऊपर दिखा, जीहा ने ह्वायोन से पूछा कि वह ठीक है। उसने बताया कि वह सुरक्षित है, लेकिन चेतावनी दी कि सुंघो को बहुत चोट लगी है। उसने उसे रिकवरी एलिक्सर दिया और तुरंत इस्तेमाल करने और हॉस्पिटल में इलाज करवाने को कहा। वह स्टोन मैंटिस श्रिम्प का अकेले सामना करने की तैयारी करता है, ये रोकने के लिए कि दुनिया में कोई बड़ी तबाही न हो। उसे अपने वफादार साथी टेरिड्रोन नाइट और पोशंस की मौजूदगी से तसल्ली मिलती है। ऐसे लोग जो इतने बड़े खतरों का सामना करने के लिए खड़े होते हैं, उन्हें सच्चे हीरो कहते हैं। फ्लैशबैक 10 मिनट्स। जीहा अपनी दुकान पर गया था पोशंस और स्पेल बढ़ाने वाले एलिक्सर्स लेने, ताकि हंटर्स की सुरक्षित मदद कर सके। एक अचानक तेज हवा ने उसे ऊपर देखने का इशारा किया और उसने नाइट को हवा में देखा, जो इशारा कर रहा था कि हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा खराब हैं। अभी के समय में नाइट लड़ाई के मैदान से उड़ते हुए मलबे को रोकता है, जबकि हंटर्स संघों का इलाज करते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चेतावनी देता है, स्टोन मैंटिस श्रिम्प गुस्से में है, और वह एक बहुत बड़ा पत्थर का गोला बनाते हुए देखता है। पहली बार पीटेराड्रोन के ऊपर उड़ते हुए जिहाओ को हवा का बोझ महसूस होता है, और वह उन हंटर्स की तारीफ करता है जो ऐसे हालात में लड़ने के आदी हैं। उसने जो एलिक्सर लाया था वह नाइट के मुंह में डाला, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए। मॉन्स्टर अपना जानलेवा स्पेल फ्यूज्ड सिलिका कास्ट करता है, बड़े पत्थर के गोले को उनकी तरफ फेंकते हुए। नाइट अपनी अवेकनिंग स्किल शॉकवेव को इस्तेमाल करता है, जो अब एलिक्सर से और भी ताकतवर वॉइड वेव बन गई है। यह हमला रॉक स्फीयर को पूरी तरह तबाह कर देता है। टुकड़े वापस उड़कर मैंटिस किंग को लगते हैं। श्रिम्प तुरंत ग्रेविटी स्पेल डायमेंशन रिफ्रैक्शन से जवाब देता है, जिससे जमीन बुरी तरह हिल जाती है। जब मिनसुक पोशन से सिंघों का इलाज करता है, वायन क्रीचर की ताकत पर हैरान होती है, लेकिन पहचान जाती है कि वह हारने वाला है। अपनी अवेकनिंग स्किल से थककर नाइट अब और नहीं लड़ सकता, वायन को जिम्मेदारी देकर। जीहा हंटर्स को ऑर्गेनाइज करता है। कुछ गिरते हुए पत्थरों से बचाव करते हैं, जबकि दूसरे स्टोन मैंटिस किंग पर ध्यान देते हैं। वह जल्दी करने पर जोर देता है, चेतावनी देता है कि किसी भी पल मॉन्स्टर एक और स्पेल छोड़ सकता है। नाइट को रिकवरी पोशन पिलाते हुए जीहा एक रणनीति तैयार करता है, यह समझते हुए कि अपने नेता पर हमला होते देख 14 छोटे मैंटिस झींगे सहमे हुए हैं। उनकी इस घबराहट का फायदा उठाकर युद्ध का रुख मोड़ा जा सकता है। तो ह्वायोन आग बरसाती है, जबकि सून यंग अपने पेपर बैरियर से उड़ते हुए मलबे से बचाव करती है। थोड़ी राहत मिलने लगती है जब अचानक एक और भी ज्यादा डरावना खतरा सामने आता है। एक रूइन ग्रेड क्रैकन। जो इस मुश्किल का अंत होना चाहिए था, वह अब एक और बड़े संकट की शुरुआत है। किनारे पर डर फैल जाता है। यह एक ऐसा खतरा है जिसके लिए उन्होंने तैयारी नहीं की थी। इस गड़बड़ के बीच जीहा को पानी के नीचे एक हल्की सी कंपन महसूस होती है। फिर वह देखता है समुंदर एक ही जगह की तरफ खिंच रहा है, जैसे कोई अनजान शक्ति उसे चूस रही हो। एक बहुत बड़ा मुंह पानी की सतह से बाहर निकलता है।
जीहा को एहसास होता है कि यह वर्ल्ड ईटर हो सकता है जो क्रैकन को निगलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे तुरंत एहसास होता है कि क्रैकन के सकर्स उसे निगलने से रोक सकते हैं और उसका दिमाग तेजी से सोचता है कि वर्ल्ड ईटर की मदद कैसे करे इससे पहले कि चीजें बिगड़ जाएं। टेराड्रोन नाइट पूरी तरह ठीक होकर जिम्मेदारी संभालता है। उसकी अवेकनिंग स्किल एक ताकतवर शॉकवेव पैदा करती है जो क्रैकन और स्टोन मैंटिस श्रिम्प को सीधे वर्ल्ड ईटर के खुले मुंह में धकेल देती है। खतरे के टल जाने से शहर ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। बाकी मॉन्स्टर्स को आसानी से खत्म कर दिया गया और घायलों को हॉस्पिटल भेजा गया। बचने वाले खुश हुए, अपनी अनोखी जीत का जश्न मनाते हुए। बाद में हुयोन ने जीहा को मलबा साफ करते हुए देखा। उसने उसे हल्के से छेड़ते हुए कहा कि उसे हर हालात में दखल देने की जरूरत नहीं है और हैरानी से उस बड़े बीटल के बारे में पूछा जिस पर वह सवार था। जीहा उसे सिर्फ इतना बता पाया कि यह एक दोस्ताना, इंसानों की मदद करने वाला क्रीचर है। उसने स्युंगहो के बारे में पूछा। पता चला कि वह पूरी तरह ठीक हो गया है। उसकी जादुई पोशन से डॉक्टर्स भी हैरान थे। हुयन ने अपना शुक्रिया अदा किया और जीहा ने नम्रता से इसे किस्मत बताया। वह तैरने का सुझाव देती है लेकिन जीहा उसे रोक देती है क्योंकि उसे डर होता है कि इतनी रात को उसे परेशानी हो सकती है। उनकी मजेदार बातें चलती रहीं, एक दूसरे की तारीफ करते और हल्के से छेड़ते हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था एक और दिव्य खतरा चुपचाप अंधेरे में छुपा हुआ था, अपने समय का इंतजार कर रहा था। ग्रुप की छुट्टी शांति से खत्म हुई जब वह घर जा रहे थे। कार में शांति थी, माहौल आरामदायक था। जीहा के अलावा सब सो रहे थे। उसने सुंघो के साथ कुछ हल्के फुल्के शुक्रिया के शब्द कहे, चुपचाप ऐसी और छुट्टियों की इच्छा करते हुए और उम्मीद करते हुए कि ऐसे शांति भरे पल आगे भी बने रहें। जब उसका स्टॉप आया वह अपने पेट्स के साथ उतर गया। संघो ने उससे एक पोशन बनाने को कहा जो रेजिस्टेंस बढ़ाता है। हमारा महत्वाकांक्षी एल्केमिस्ट अपनी कला को बेहतर बनाने की सोचता है जिसका मकसद डिफेंसिव और हीलिंग दोनों गुणों वाला पोशन बनाना है। उसी पल जीहा की बहन ने फोन किया उसके सुरक्षित पहुंचने की पुष्टि करने के लिए। सन यंग ने बताया कि उसे कुछ ऐसा मिला है जिसे वह समझ नहीं पा रही और उसकी मदद चाहती है। उसने इसे डिस्ट्रक्शन रूनवर्ड के रूप में पहचाना, एक स्पेल जो हमलों के लिए क्रिटिकल डैमेज बढ़ाता है। एक्साइटेड होकर वह चीखी। उससे अपने रेड इंक से इसे दोबारा बनाने को कहा और अपने लिए एक एक्स्ट्रा बनाने को भी। उसने सोचा कि रेड इंक रूनवर्ड के लिए बिल्कुल सही है। रूनवर्ड को पेपर पर ट्रांसफर करने के बाद ये एक फिजिकल डैमेज एनहांसमेंट स्क्रोल बन जाता है जो मेज के फोकस्ड स्क्रोल से अलग है। ये नया स्क्रोल लगभग कोई भी हंटर इस्तेमाल कर सकता है जो डैमेज में एक बड़ा बूस्ट देने का वादा करता है। लेकिन जीहा जानता है कि जैसे जैसे हंटर्स ताकतवर होंगे वैसे वैसे मॉन्स्टर्स भी, जिससे उन्हें जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वह बढ़ जाएंगे। अपने साथियों को ताकतवर बनाने के लिए दृढ़ निश्चयी जीहा अपने जादुई साथियों की मदद लेता है इन स्क्रोल्स को बनाने के लिए। गहरे काम में उतरने से पहले वह आराम करने का फैसला करता है, आगे के काम के लिए ताकत इकट्ठी करते हुए। कुछ दिन बाद ड्रीम फॉरेस्ट में हवा अजीब तरह से ताजी लग रही थी। जब वह नजारे को देखता है तो उसे दूर दो जानी पहचानी शक्लें दिखती हैं, संगह्युक और हायजिन, साउथ कोरिया के टॉप हंटर्स के साथ। वह सोचता है कि वह साथ क्यों हैं जब वह टावोटिस के माने हुए सील के पास पहुंचते हैं। तभी हायजिन कहती है कि असली सील और आगे पूरब में एक घाटी की गुफा के नीचे है। जीहा ताओडी की कहानियों को याद करता है। सिचुआन चाइना में तबाही के लिए जिम्मेदार थे। इस लेजेंड के बावजूद उसका असली रूप, आकार और क्षमताएं अभी भी अनजान हैं, जिससे आने वाली लड़ाई की मुश्किल बढ़ जाती है। टीम गुफा के एंट्रेंस की तरफ तेजी से बढ़ती है, उम्मीद करते हुए कि ताउटी के जागने से पहले सील की जांच कर लें। जीहा देखता है कि उस एरिया तक जाने वाला पुल टूटा हुआ है और तुरंत नाइट को उसे ठीक करने के लिए भेजता है। हंटर्स पुल को ठीक हुआ देखकर हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि क्या फॉरेस्ट में कोई और भी है, लेकिन वह जल्दी ही इस सोच को अलग कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं ग्रुप को याद आता है कि टाइयोटी चाइनीज मिथोलॉजी के 4 पेरिल्स में से एक है, एक 4 पैरों वाला जानवर जो कुछ भी खा जाता है जिस पर उसकी नजर पड़ती है। उनका काम उसका सील ढूंढना है, लेकिन विजुअल रेफरेंसेस की कमी उन्हें शुरुआत कहां से करें इसमें अनिश्चित बना देती है। जीहा उन्हें ऊपर से देखता है कि वह एक गोल घूम रहे हैं, बीच में एक जादुई ऑरा से अनजान। ऑरा एक आईने का रूप लेती है जो सुझाव देती है कि यह टाओटी के सील से जुड़ा हो सकता है। यह देखकर कि ग्रुप को समझ नहीं आया, उसने अदृश्य बैरियर के पार पहुंचकर आईने को अपनी उंगली से छेड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उसने कोशिश की, सुंगह्युक ने तुरंत एक बहुत बड़ी अलग दुनिया की उंगली को अंदर आते हुए देखा। तुरंत रिएक्ट करते हुए उसने ईथर को अपनी तलवार में डाला और ईथर स्लैश से रोका। ग्रुप घबरा गया, जो अभी हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा था। हान ने जोर दिया कि उसने एक बहुत बड़ी उंगली देखी, जबकि दूसरे मॉन्स्टर का शक कर रहे थे उन्होंने कुछ नहीं देखा था। जबकि जीहा अपनी घायल उंगली को सहला रहा था, हैरान। लेकिन कम से कम वह उन्हें टाउटी का सील मिरर ढूंढने में कामयाब रहा। उसकी कोशिशें सफल रहीं क्योंकि उन्हें टाउटी का सील मिरर मिल गया है, लेकिन सील कमजोर हो रहा है और टूटने वाला है। हन अंदर ही अंदर सोचता है कि क्या वह अकेले टेयोटी का सामना करने के लिए इतने ताकतवर हैं, नाकामयाबी के अंजाम से डरते हुए।
एक डरावनी आवाज अचानक चेंबर में गूंजती है। हंटर्स को बुरा और घमंडी कहते हुए उन पर बुराई को जगाने का इल्जाम लगाती है। जमीन से मंदिर का रक्षक सेओक गमदांग निकलता है, इन पापियों को सजा देने का इरादा बताते हुए। हंटर्स, जो मिरर सील की रक्षा करने वाले गार्डियन के होने से बिल्कुल अनजान थे, घबरा जाते हैं। स्योंग ह्यूक जल्दी से कंट्रोल संभालता है, टीम को शांत करते हुए। गार्डियन उनके घुसने से गुस्से में उन्हें खत्म करने की कसम खाता है। उसने अपनी तलवार निकाली और कवर के लिए इशारा किया, लड़ने के लिए तैयार। गार्डियन ने ज्वेल ऑफ कर्मा फ्लेम कास्ट किया, आग के तूफान भेजते हुए। हान ने ब्लिंक का इस्तेमाल किया, गार्डियंस के ऊपर टेलीपोर्ट होकर और एक ही सही हमले से उन्हें तोड़ दिया। गार्डियंस उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं, जिससे हंटर्स को लगता है कि शायद वह उम्र के साथ कमजोर हो गए होंगे। जब हान मिरर को छूता है, एक सिस्टम मैसेज उनके क्वेस्ट के पूरा होने की पुष्टि करता है। उन्होंने टायोटी का सील ढूंढ लिया है। इसके अलावा हान के हमलों ने गार्डियंस को बहुत नुकसान पहुंचाया है, उनकी हरकतों को थोड़ी देर के लिए रोक दिया है। जी हाँ, स्योंग ह्यूक की स्किल देखकर प्रभावित होता है, उसके पेट्स ताओटी के जागने को महसूस करते हुए बाकी गार्डियंस का सामना करने के लिए दौड़ते हैं। जबकि जीहा वाइल्ड एल्फ गांव से हरी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके स्क्रोल्स तैयार करता है। वह हिचकिचाता है, यह सोचकर कि खुद जड़ी बूटियां लाना या पीटेरी ड्रोन्स का इस्तेमाल करना गांव वालों को चौकन्ना कर सकता है। उसे एक हल मिलता है, वह सेलिना को इस्तेमाल कर सकता है, उसे एक अपोस्टल के रूप में गाइड करके जड़ी बूटियां इकट्ठी करने के लिए। जीहा ने कई स्क्रोल्स तैयार कर लिए, यह काम सिर्फ सेलिना की मदद से ही मुमकिन हो पाया। उसकी रिक्वेस्ट पर वह वाइल्ड एल्व्स के पास गई थी उनके गांव से हरी जड़ी बूटियां लेने, क्योंकि सीधे जड़ी बूटियां मांगना एल्व्स को नाराज कर देता। जीहा ने उसे बदले में व्यापार करने की सलाह दी, खाना और नमक ऑफर करते हुए, जो एल्व्स के पास नहीं था। उसने उसकी चतुराई की तारीफ की, खासकर जब उसने उसे बदले के लिए नमक दिया। ईडन स्कल के साथ निकलते हुए उसने रास्ते में रेडियंट नाइट से निपट लिया और साथ ही जड़ी बूटियों का एक बड़ा स्टॉक भी जमा कर लिया। उसकी कोशिशों की वजह से जीहा को अब कुछ समय के लिए सप्लाईज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी बगीचे में एक शोर ने उसका ध्यान खींचा। उसने टेरोड्रोन्स को एक साथ इकट्ठा देखा, चारों तरफ बिखरे हुए एसेंस स्टोन्स के साथ। यह नजारा उसे कोरिया के छोटे डंजन्स की याद दिलाता है जो ड्रीम फॉरेस्ट में दिखने लगे थे। हंटर्स उन्हें साफ कर रहे थे, फिर भी इनाम निराशाजनक थे। लो और मिड टियर डंजन से बहुत कम वैल्यू मिलती थी। उनके ट्रेजर चेस्ट से इतना भी फायदा नहीं होता था कि खर्च पूरा हो सके। हंटर्स में दिलचस्पी धीरे धीरे कम होती गई जब वह अपने स्टैट्स को अपग्रेड भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जीहा सिस्टम को बदलना चाहता था। कुछ समय तक उसे कोई हल नहीं मिला, जब तक टेरोड्रोन्स नहीं दिखे। ये क्रीचर्स पंजों और सींगों को औजार के रूप में इस्तेमाल करते हुए काट रहे थे, पीट रहे थे और यहाँ तक कि अपने मुंह में मेटल पिघलाकर मजबूत लकड़ी के ट्रेजर चेस्ट्स बना रहे थे। जीहा को हैरानी हुई कि वह ही थे जो डंजन लूट निकाल रहे थे और उसे अंदर पैक कर रहे थे, जो उसे उस दिन ही पता चला। वह सोचता है कि क्या यह हमेशा से उनका काम रहा है या उनका व्यवहार बदल गया क्योंकि उसे वर्ल्ड ट्री ने चुना है। उनकी मेहनत की तारीफ करते हुए वह मानता है कि इनाम में अभी भी असली वैल्यू की कमी है। फिर भी उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगता है जो शायद इस समस्या को हल कर सके। कुछ दिन बाद एक हंटिंग पार्टी एक डंजन एंट्रेंस के पास इकट्ठी होती है। दाओकून को छेड़ते हुए अपनी टीम का डरपोक शील्ड बेरर उनके अंदर जाने से ठीक पहले एक शील्ड एम्बलम से खुदा हुआ निशान उनका ध्यान खींचता है। यह जीहा का पहला सुधार है, डंजन रिवॉर्ड्स को इस तरह मार्क करना ताकि मैचिंग स्पेशलिटीज के हंटर्स को पता चले कि उनका क्या इंतजार कर रहा है। उसके बाद की लड़ाई भयानक होती है। दाओकून एक खास पल में हिचकिचाता है, फिर भी टीम को सफल होने में मदद करने के लिए काफी योगदान देता है, जिससे उसे छेड़ने वाले रिमार्क्स और हौसला अफजाई दोनों मिलते हैं। लेकिन जब अचानक एक और मॉन्स्टर दिखता है, उसकी हिचकिचाहट वापस आ जाती है, जिससे एक साथी को बीच में आना पड़ता है और उसे उसके डर के लिए डांटना पड़ता है। इसके बावजूद वह लड़ाई के अंत तक धीरे धीरे बेहतर होता जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद ग्रुप इमोशनल दाओकून को तसल्ली देता है, उसका हौसला बढ़ाते हुए। फिर वह इनाम चेक करने के लिए दौड़ते हैं और हैरान हो जाते हैं जब वह एक नहीं बल्कि 5 ट्रेजर चेस्ट्स देखते हैं। यह जीहा का दूसरा कदम है, उत्साह बढ़ाने के लिए इनाम को कई गुना करना। उन्हें पता चलता है कि हर बॉक्स खोलने का खर्च सिर्फ 2 एसेंसेस तक कम कर दिया गया है। जीहा का तीसरा सुधार। अंदर की चीजें चौथे कदम की पुष्टि करती हैं। जीहा द्वारा पर्सनली तैयार किए गए अनोखे इनाम, एक चमकदार एप्पल पोशन, दाओकून के लिए बनाया गया एक चमकदार शील्ड, एक रून मार्क नोट और अजीब लिखाई वाली एक मोमबत्ती। उनकी जिज्ञासा उन्हें मास्टर कैट के पास ले जाती है ताकि उनके 3 नए रहस्यमयी आइटम्स का मूल्यांकन करवा सकें। नया रिवॉर्ड सिस्टम कई बॉक्सेस और अनोखा लूट ऑफर करते हुए पार्टी को खुश और ज्यादा हंट करने के लिए उत्सुक कर देता है, बिल्कुल जैसा जिहाओ ने प्लान किया था। उनके आने की पहले से ही उम्मीद करते हुए मास्टर कैट उनका गर्मी से स्वागत करता है। उसके मूल्यांकन से पता चलता है कि डियोकुन का शील्ड कोई मामूली गियर नहीं है, यह एक यूनिक ग्रेड आइटम है, जबकि डंजन नोट रून स्क्रिप्ट में लिखा है। उसने डीकून का विश्लेषण किया और आयरन मेडन नाम की एक अवेकनिंग स्किल देखी जो मीली अटैक्स को बढ़े हुए डैमेज के साथ डिफ्लेक्ट करती है, हर लेवल पर 200% मल्टीप्लायर।
मास्टर कैट बताता है कि अवेकनिंग स्किल को अनलॉक किया जा सकता है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाएं। फिर भी वह चेतावनी देता है, इसे एक्टिवेट करने की एक कीमत है, सारा ईथर खत्म हो जाएगा जिससे यूजर पूरी तरह थक जाएगा। इस खुलासे ने हंटर्स को हैरान कर दिया और डेकुन की भावनाएं उत्तेजित हो जाती हैं जब वह सोचता है कि इसका मतलब ये हो सकता है कि उसे अब मॉन्स्टर्स से सीधे टकराना नहीं पड़ेगा। उसके साथ ही उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसे बधाई देते हुए। उनकी जिज्ञासा जल्दी ही उनकी तरफ बदल जाती है, पूछते हुए कि क्या वह भी ऐसी शक्तियां जगा सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि यह मुमकिन है, जायंट वॉर हॉग को हराकर ऐसी स्किल्स हासिल करने का मौका है। प्रेरित होकर देओकुन कसम खाता है कि वह इस चुनौती का सामना करेगा अगर इसका मतलब उसकी नई क्षमताओं को मजबूत करना है। फिर वह बाकी आइटम्स की तरफ बढ़ते हैं। मोमबत्ती से पता चलता है कि उसका यूजर सपनों के जरिए क्षमताएं हासिल कर सकता है, जबकि आर्क की सुरक्षा शील्ड में देवता आर्क का आशीर्वाद है जो दिव्य रक्षा देता है। फिर भी इन व्याख्याओं के बावजूद कुछ सदस्य अभी भी इन खजानों की असली कीमत समझ नहीं पाते। शुक्रगुजारी में दियोकुन इंसिस्ट्स ऑन फोर्सिंग जीहा टू एक्सेप्ट अ बैग ऑफ गोल्ड। उसी रात दाओकुन मोमबत्ती जलाता है और एक अजीब तरह से साफ सपने में खो जाता है। वहां वह एक शक्तिशाली नाइट को अनंत अनडेड की लहरों से लड़ते हुए देखता है। उसकी ताकत सिर्फ उसकी तलवार में नहीं बल्कि उसके पीछे न हटने में है, अपने लोगों की रक्षा करने में है जो दाओकुन को प्रभावित करता है। अचानक नाइट की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं और दिव्य रोशनी उसके अंदर समा जाती है। वह हैरान होकर जागता है, पसीने में भीगा हुआ। सिर्फ ये पता चलता है कि उसे एक नया ट्रेट मिला है, होली नाइट्स डिवोशन लेवल 1। देओकुन होली नाइट्स डिवोशन लेवल 1 स्किल को जगाने के बाद हैरान बैठा है, लेकिन उसकी उत्सुकता जल्दी ही कम हो जाती है। यह क्षमता एक नाइट के लिए ज्यादा सही लगती है, जबकि उसका रोल हमेशा से एक टैंक का रहा है। निराश होने के बावजूद वह इस स्किल को कैसे अडेप्ट करे और अपने अगले डंजन एक्सपीडिशन में इस्तेमाल करे, यह पता लगाने का फैसला करता है। इस बीच इस खोज की खबर आग की तरह फैल जाती है। ब्रॉडकास्ट नए तरह की शक्तियों, अवेकनिंग स्किल्स के उभरने की घोषणा करते हैं जो हर हंटर के लिए अलग होती हैं, क्षमता और हासिल करने के तरीके में। साउथ कोरिया ग्लोबल अटेंशन का केंद्र बन जाता है क्योंकि हंटर एसोसिएशन और अनगिनत हंटर्स दुनिया के पहले हंटर को अपनी अल्टीमेट स्किल अनलॉक करते हुए देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ निश्चित देओकुन खुद को जायंट वॉरहॉग का सामना करने के लिए तैयार करता है, वह जानवर जिसे उसे हराना है अपनी अवेकनिंग को पूरी तरह अनलॉक करने के लिए। शील्ड उठाए वह मजबूती से खड़ा है, जबकि उसके साथी बगल से उसका हौसला बढ़ाते हैं। वॉरहॉग हमला करता है, उसके गार्ड से बहुत ताकत से टकराता है। अपनी जगह बनाए रखने की कोशिश करते हुए उसे एहसास होता है कि अवेकनिंग का पल करीब है। वह आयरन मेडन एक्टिवेट करता है। उसकी शील्ड से एक धमाके के रूप में शक्ति निकलती है, जानवर को घेर लेती है और लड़ाई के मैदान में शॉक वेव्स फैला देती है। जैसे ही धूल साफ होती है, उसके सामने एक चमकदार आकृति दिखती है, जमीन में कुछ रखते हुए। हैरान होकर वह सोचता है कि क्या यह खुद भगवान आर्क तो नहीं। उसी पल उसके अतीत के बारे में सब कुछ, उसका बड़ा शरीर, मॉन्स्टर्स को मारने में उसकी हिचकिचाहट, तबाह करने के बजाय बचाने की उसकी प्रवृत्ति अचानक समझ में आ जाती है। यह गुण कमजोरियां नहीं बल्कि उसके भाग्य के निशान है। आर्क की पुकार सुनकर वह अपनी असली भूमिका समझ जाता है, अपने लोगों की बिना हिचकिचाहट रक्षा करना और भगवान के रास्ते पर चलना। उसकी टीम हैरान ये समझने की कोशिश करती है कि क्या उन्होंने अभी अभी उसकी स्किल की अवेकनिंग देखी है। चिंतित होकर वह पूछते हैं कि क्या उसे चोट लगी है। वह उन्हें शांत मुस्कुराहट के साथ आश्वासन देता है, कहता है कि उसने अवेकनिंग स्किल से भी कुछ बड़ा खोजा है, उसने अपना मकसद ढूंढ लिया है। कुछ दिन बाद उसकी अवेकनिंग की खबर कोरियन हंटर कम्युनिटी में फैल जाती है। उसकी नई स्किल्स के बारे में पोस्ट फोरम्स और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फैल जाते हैं। यूजीहा अपने दिन हंटर डेवलपमेंट पर ध्यान देते हुए बिताता है, एक स्ट्रक्चर पर काम करते हुए जिसे पूरा करना अजीब तरह से मुश्किल साबित होता है। यह काम उसकी हाल ही की खोज से निकला है, भगवान आर्क द्वारा लिखी गई एक किताब जो डंजन डिजाइन के छुपे हुए ज्ञान को बताती है। यह रेड्स के दौरान हंटर्स को बफ्स, प्रोटेक्शन और दूसरे एनहांसमेंट्स देने के तरीके बताती है। इसकी मदद से जीहा प्रोटोटाइप्स के साथ एक्सपेरिमेंट करता है और जो वह अभी कैरी कर रहा है वह टेस्टिंग के लिए तैयार है। वह इसे लगाने के लिए एक डंजन में जाता है। उसी पल हंटर्स का एक ग्रुप ग्रीन सरपेंट और छुपी हुई मॉन्कफिश का सामना करने के लिए एक डंजन में घुसने की तैयारी करता है। सरपेंट को तो वह हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मॉन्कफिश मुश्किल है क्योंकि वह नीचे से हमला करती है जबकि दुश्मन जमीन पर दबाव डालते हैं। हाइजीन टीम को सलाह देती है कि वह उसकी खास आवाज पर भरोसा करें हमलों से बचने के लिए, हालांकि सिर्फ उसके और सुंगयुक के पास ही इतनी तेज इंद्रियां हैं। अचानक हान को कुछ अजीब दिखता है, एक प्रार्थना करती हुई सेंटेस की मूर्ति। उन्हें हैरानी होती है कि यह एक ताकतवर बफ देती है, लेकिन हान जम जाता है जब वह चेहरा पहचानता है, सेलिना, एक आकृति जिसे वह गहना से जानता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या इन चमत्कारों का असली स्रोत कभी सामने आएगा। मूर्तियां रेड के दौरान बहुत जरूरी साबित होती हैं। वह नाजुक पलों में जहर ठीक करती हैं। जब थकान हो जाती है तो स्टैमिना वापस लाती है और आशीर्वाद देती हैं जो टीम को डंजन के सबसे मुश्किल ट्रायल्स में जिंदा रखते हैं। उस रात सुंगह्युक और हिएजिन के घर में एक खास मोमबत्ती जलाई जाती है। जैसे ही सुंगह्युक सपनों में खो जाता है, वह एडी और सेलिना को देखकर खुश होता है।
वहां उसका ध्यान एक सुनहरे नाइट पर जाता है जो दिव्य ऊर्जा से चमक रहा है। एसंग ह्यू अपनी तलवार उठाता है, लड़ने और उसकी क्षमताएं हासिल करने के लिए उत्सुक। लेकिन उसके कुछ करने से पहले नाइट की तलवार उसे रोकने वाली ताकत से उस पर गिर जाती है। उनकी तलवारें जोर से टकराती हैं। जब नाइट करीब झुकता है, हान से अपनी स्टांस ठीक करने को कहता है। वह दुश्मन को पीछे धकेलता है, यह जानने की मांग करता है कि क्या यह नाइट उसे जानता है, लेकिन वह आकृति कोई जवाब नहीं देती। उसके विरोधी के हाथों में इतनी ताकत थी कि उसके अपने हाथ कांपने लगते हैं। अपनी तलवार में शक्ति डालते हुए हान खुद को काउंटर के लिए तैयार करता है। फिर नाइट दोबारा बोलता है, कहता है कि इंसान आने वाली मुश्किलों को झेलने के लिए बहुत कमजोर है। हन स्पष्टता मांगता है, लेकिन वह सिर्फ उसी गंभीर फैसले को दोहराता है। तब उसे एहसास होता है कि यह शब्द शायद तायोटी के बारे में हो सकते हैं। आर्मर्ड आकृति घोषणा करती है कि उनके लिए कुछ और भी बुरा इंतजार कर रहा है, एक ऐसी तबाही जो इंसानियत को मिटा देगी। स्योंग ह्यूक ऐसी भविष्यवाणी को मानने से इनकार करता है और इसके बजाय अपने विरोधी की पहचान जानने की मांग करता है। जवाब में आकृति खुद को गंगनीर लीजन का कमांडर लॉर्ड आर्क की सेवा में हमेशा रहने वाली तलवार घोषित करती है। सुनहरी तलवारें चमकती हुई दिखती हैं, उसके चारों तरफ घूमती हैं जब नाइट खुद को लीजन का स्वॉर्ड मास्टर घोषित करता है। हन दोबारा जोर देता है, पूछता है कि यह नाइट ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे वह उसे जानता हो। स्वॉर्ड मास्टर मानता है कि उसने उसकी खास क्षमता की वजह से उसे करीब से देखा है। स्योंग ह्यूक अपनी स्किल फॉर्म एथराइजेशन एक्टिवेट करता है और आगे पूछता है कि नाइट अभी तक क्यों नहीं दिखा। नाइट बताता है क्योंकि आर्क का अपोसल उठ गया है। जब हान और मांगने की कोशिश करता है, स्वॉर्ड मास्टर उसे चुप करा देता है। इस बीच सेलिना को एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। सोचती है कि क्या यह पहले वाली उसी रहस्यमयी एंटिटी से जुड़ा है। फिर चुनौती शुरू होती है। स्वॉर्ड मास्टर हान से कहता है कि सब कुछ लगाकर लड़ो या ज्ञान मिलने से पहले मर जाओ। उसके हुक्म पर खंजर उस पर बरसे। हान स्वयं को समर्पित करते हुए शूरवीर के कौशल और ज्ञान दोनों को प्राप्त कर लेता है। वह सब कुछ अपनी तलवार में समाहित कर लेता है। एक ही तेज हमले से उसने आते हुए खंजरों को तबाह कर दिया। फिर भी पलक झपकते ही नाइट उसके पीछे दोबारा दिखता है, कोशिश की तारीफ करते हुए। इससे पहले कि एक नई स्किल फर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक स्टॉर्म ब्लेड को बुलाए, उसका पहला रूप हान को हॉल में घुमाता है। उसके ठीक होने से पहले एक चक्कर लगाने वाला हमला आता है, ऊर्जा के तूफान में फट जाता है। सीन बदलता है जीहा एक रेड पोशन बनाते हुए, उसे ध्यान से एक फ्लास्क में डालते हुए। वह शांति से सांस छोड़ता है। जब मास्टर एल्केमिस्ट चुल ह्यून पास से ताली बजाता है, उसके काम की बारीकी से हैरान। जोलहन पोशन की जांच करता है और हैरान हो जाता है। यह सिर्फ 10 सेकंड्स में 200 हेल्थ रिस्टोर करता है, जबकि पिछले बैच को 15 लगते थे। और भी हैरानी की बात यह है कि जीहा का फ्लॉलेस टाइमिंग बिना किसी औजार के हासिल किया गया। यह नेचुरल प्रिसीजन साफ बताती है कि ह्वायोन उसकी इतनी इज्जत क्यों करता है। एक बार चोयुन के जाने के बाद जीहा सोचता है कि एल्केमी लेवल 4 तक पहुंचने से उसके काम की क्वालिटी और आसानी दोनों बढ़ गई हैं। आराम करने का फैसला करते हुए वह ड्रीम फॉरेस्ट में खो जाता है, जहां वह ताजी हवा का आनंद लेता है और अपने पेट्स बियोम, डोगो और पैनी को ढूंढता है। उसकी शांति तब टूट जाती है जब हमिंग बेल्ट बजती है, टाउटी सील के पास भूकंप की चेतावनी देते हुए। एक अलर्ट इस बात की पुष्टि करता है कि सील टूटने वाला है, उसे टेरा ड्रोन्स को डिप्लॉय करने की सलाह देते हुए। वह साइट पर दौड़ता है और उन्हें पहले से ही सील को घेरे हुए पाता है, सीधे लड़ने के बजाय बैरियर्स बनाते हुए। यह चुनाव उसे उलझन में डालता है, हालांकि उसे एक गहरा लॉजिक होने का शक है। फिर भी उसे डर है कि यह रक्षा टीओआईटी की ताकत को झेल नहीं पाएगी। उसी पल बुरा सपना शुरू होता है। ब्लैक लायंस, जिन्हें डिजास्टर ग्रेड में क्लासिफाई किया गया है, ताओई के मिनियन के रूप में उभरते हैं। टेरा ड्रोन्स एक साथ आगे बढ़ते हैं उससे लड़ने के लिए। समय रेत की तरह गुजरता हुआ लगा जब उसने ध्यान से उनकी लड़ाई की टैक्टिक्स को मॉन्स्टर के खिलाफ देखा और रिकॉर्ड किया। शाम तक सोल्स डिस्ट्रिक्ट 7 में एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है, हैरान देखने वालों की भीड़ इकट्ठी करते हुए। हंटर्स का एक ग्रुप जांच करता है, लेकिन तब पीछे हट जाता है जब उनका एनालिसिस सच्चाई बताता है। यह एक कैटेगरी लेवल 6 डंजन है। वह तुरंत पीछे हट जाते हैं, एसोसिएशन को खबर देने के लिए दौड़ते हुए। डंजन एक साफ नतीजा मांगता है, 47 घंटे 57 मिनट में टायोटी को सील करो या मरो। हालांकि प्लेन मार्क किया गया है लेवल 6 इसे डिस्ट्रक्शन क्लास थ्रेट इटर्नल फ्लेम्स इलीट के रूप में क्लासिफाई करता है। सिंगल नंबर्स 1 से 9 तक रैंक किए गए गेट पर इकट्ठे होते हैं। हान सेउंग ह्यूक, जो पहले यकीन करता था कि यह एक सिंपल हंटर एसोसिएशन कॉल है, अब शक करता है कि कोई जानबूझकर डिस्ट्रिक्ट 7 की तबाही कर रहा है। ह्वायोन उसके गंभीर मजाक को खारिज करती है, लेकिन अपने विचार बताती है कि जब से वह वापस आया है कितना अलग दिखता है। हान भी वही सोचता है। क्लैन का हर सदस्य भी अलग महसूस करता है। कोर टीम ने जीहा के मार्गदर्शन की वजह से अपनी अवेकनिंग पूरी कर ली है। अंदर जाने से पहले हीजिन जीहा के पोशंस को याद करती है और उन्हें बांटती है। ये मामूली एलिक्सर्स नहीं है, हर एक तुरंत आधा हेल्थ, स्टैमिना और ईथर रिस्टोर करता है। 2 घंटे के लिए सभी स्टैट्स को 23% बढ़ाता है और 7 सेकंड्स की इनवल्नरेबिलिटी देता है। पूरी तरह बफ्ड होकर हंटर्स गेट में कदम रखते हैं, एक साथ इकट्ठे होते हुए।
अपने ड्रीम फॉरेस्ट से जीहा मॉनिटर्स द मिनिएचर बैटलफील्ड। जानता है कि टेरोड्रोन्स ब्लैक लायंस के खिलाफ टिक सकते हैं, लेकिन कोई भी टोयोटा का सामना नहीं कर सकता। दुनिया का नसीब अवेकेंड हंटर्स पर निर्भर करता है। सील के पास पहुंचते हुए हान जानी पहचानी सेंटेस की मूर्तियां देखता है और सबको आगे बढ़ने से पहले अपने बफ्स लेने का हुक्म देता है। एक हंटर जीहा के पोशंस में से एक पीता है, हैरान होकर जब उसके स्टैट्स लगभग डबल हो जाते हैं। फिर भी संगह्युक गंभीरता से चेतावनी देता है कि शायद यह भी काफी न हो, लेकिन ह्वायोन जोर देती है कि वह आशावादी रहें। ब्लैक लायंस सून इमर्ज। हन पहला हमला लेता है, खुद को चारा बनाता है ताकि उसकी टीम जवाब दे सके। हीजन एक भयानक तलवार रैम्पेज छोड़ती है, जबकि ह्वायोन फीनिक्स शॉट और लावा इन्फर्नो से पीछे से हमला करती है, मैदान को आग से भर देती है। उनका टैंक लाइन पर खड़ा रहता है, इतनी ताकत से जवाब देता है कि जानवर हैरान हो जाता है और पीछे हट जाता है। यह सब संगह्युक को खुद को संभालने और ड्रीम नाइट से अपनी नई सीखी हुई स्किल स्टॉर्मब्लेड टेक्निक को छोड़ने के लिए काफी समय देता है। उसका पहला रूप व्हर्लविंड स्ट्राइक फट जाता है, ब्लैक लायन को तुरंत काट देता है, टीम को हैरान छोड़ते हुए। लेकिन जीत का एहसास थोड़ी देर का ही होता है, जब एक ब्लड लायन और ज्यादा ताकतवर तेजी से और ब्लैक लायन से एक रैंक ऊपर उठता है। हन सबको बफ्स दोबारा लगाने और पोशंस पीने का हुक्म देता है। जानवर हमला करता है, उसके पंजे उसे चीरने का निशाना बनाते हैं, लेकिन हान अपनी ईथर ब्लेड से उसका जवाब देता है। हीजिन डर से चीखती है, डरती है कि अगर उसने ज्यादा जोर लगाया तो वह फिर गायब हो जाएगा। उसकी साथी उसे वापस ध्यान देने के लिए खींचती है, उसे याद दिलाती है कि सिर्फ संगह्युक के पास ही मॉन्स्टर का सामना करने की शक्ति है। वह अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए अपनी टीम को उस जानवर के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश देती है। शुरुआत में उनकी खोज में कुछ भी हासिल नहीं होता, लेकिन तब कोई मेरे विकी चेक करता है और कुछ पल पहले पोस्ट की गई नई डिटेल्स ढूंढता है। इस बीच सेंगह्युक को संघर्ष करना पड़ता है। स्टॉर्मब्लेड को छोड़ने के बाद एथरब्लेड को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इससे उसका एथर खतरनाक रूप से तेजी से खत्म हो जाता है। जैसे ही उसकी स्टांस डगमगाती है, उनका टैंक एओई टॉन्ट छोड़ता है, जानवर का ध्यान खींचता है और हमले के बीच उसका पेट खोल देता है। यह मौका ही टीम को चाहिए था। मेज एक जहरीला स्पेल छोड़ता है जो ब्लड लायन के कमजोर स्पॉट पर लगता है। द ब्लड लायन रील्स बैक, स्टैगरिंग फ्रॉम द हिट। हेजिन तलवार के आक्रामक लपटों के साथ आगे बढ़ती है और तेजी से वार करते हुए उसके शरीर को चीर देती है। वह सियोंगह्युक को उसे खत्म करने के लिए पुकारती है और वह ग्रोलर को अपने बड़े रूप में बुलाता है। उसके पंजे के एक हमले से ब्लड लाइन जमीन पर गिर जाती है। ग्रोलर शिकारियों के ऊपर मंडराता है, ब्लड लायन पर उसका एक ही वार उन्हें हिलाकर रख देता है। हुयेन और हिएजिन ने हमला तैयार किया, लेकिन जानवर उन्हें रोकने के लिए दहाड़ता है, खुद को दुश्मन न होने का ऐलान करते हुए। संगह्युक अपना हाथ उठाता है, जानवर को पहचान कर। जब पूछा जाता है तो वह बताता है कि यह कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि एक प्रकृति देवता है जो उससे कॉन्ट्रैक्ट से बांधा हुआ है। जब पूछा गया कि वह क्यों आया, ग्राउलर चेतावनी देता है, टीओटी के जागने ने उसके डार्मा प्रोटेक्टर को बुलाया है। मामूली मॉन्स्टर्स के विपरीत एक प्रोटेक्टर एक रक्षक होता है जिसकी ताकत को मापा नहीं जा सकता। इसका सामना करने के लिए ग्रोलर अपना दिव्य ईथर संगह्युक के साथ शेयर करता है। जानवर अपना पंजा छूने के लिए देता है और अपनी ताकत उसे दे देता है, जिससे वह हिल जाता है। भेड़िया गायब हो जाता है और उसे ताकत दे जाता है ताकि वह गार्डियन को टायोटी तक पहुंचने से पहले खत्म कर सके। वह टायोटी के लिए उसकी मदद मांगता है, लेकिन भेड़िया कहता है कि वह खुद देख लेगा। इतना कहकर ग्रोलर गायब हो जाता है और लड़ाई उसके हवाले कर देता है। टीम प्रोटेक्टर की ताकत पर बात करती है। उन्हें लगता है कि सिर्फ संगह्युक ही उसका सामना कर सकता है, लेकिन संगह्युक जानता है कि आगे की लड़ाई में उन सबको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। इधर टियोटिड के नौकर हंटर के आगे बढ़ने की खबर देते हैं और अपने मालिक से उठने को कहते हैं जब तक वह उन कीड़ों से निपट रहे हैं। टोडी खाने में लगा होता है जब 3 जानी पहचानी शक्लें आती हैं, बियोम, ग्राउलर और पैनी। वह डेमीगॉड्स उसे चिढ़ाते हैं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं हिलता और घमंड से कहता है कि मिलकर भी वह उसे रोक नहीं सकते। टीटी सोचता है कि वह उन्हें पल भर में खत्म कर सकता है ताकि और 10 साल तक शांति रहे। पेंटी झूठा हमला करता है जिससे टियोटिड की नजर उस पर पड़ती है, जबकि बियलम और ग्रोलर असली हमले के लिए आगे बढ़ते हैं। पागलपन में टॉटी गुस्से से कहता है कि कोई भी चाल उसे धोखा नहीं दे सकती और सबको खत्म करने की कसम खाता है। पेनी उस पर हमला करता है, उसका सींग उसकी तरफ होता है, जबकि ग्रोलर और बियोम उसके शरीर को चीर देते हैं। उसकी रूह को वापस वही ले जाने पर तुले हुए हैं जहां से वह आई थी। उसका कोर एनर्जी छोड़ने लगता है, जब तक टोडी अचानक गुस्से में आ जाता है, गरजता है और उन तीनों को एक तरफ फेंक देता है। पेंटी देखता है कि डायमेंशनल वॉल फट रही है। वह दरार एक बड़े छेद में बदल जाती है जो बायोम को अपनी तरफ खींचने लगती है। लड़ाई तुरंत फिर शुरू हो जाती है। बियोम और ग्रोलर टाउटी को नीचे गिरा देते हैं, जबकि पानी अपना सींग गहरा घुसा देती है, एक पक्का वार करती है। टियोटाइड लड़खड़ाता है, उनकी हिम्मत देखकर हैरान है, फिर अपने पिता को चिल्लाता है, लेकिन जवाब आने से पहले वह चारों बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। जी हाँ, उन्हें गायब होते हुए डर से देखता है। वह हर जगह ढूंढता है, लेकिन जहां वह गायब हुए थे वहां कोई निशान नहीं मिलता, लड़ाई के निशान भी नहीं। जी हाँ में घबराहट फैल जाती है जब वह बेल्ट की आवाज सुनता है। सबसे बुरे की सोचकर वह छोटी दुनिया की तरफ भागता है।
वहां वह स्युंग ह्युक की टीम को ग्रैंड धार्मा का सामना करते हुए देखता है, जो ताओटी का गार्डियन है, एक 2 सिर वाला ड्रैगन जिसे सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक माना जाता है। उसके मुंह से आग निकल रही है, जमीन को जला रही है। संगयुक गैंगमैन को उसे बचाने का हुक्म देता है। टैंक एक ताकत बढ़ाने वाला पोषण घटकता है और तैयार हो जाता है। उस तेज धार को रोके हुए दबाव में वह हान से जल्दी करने की भीख मांगता है। अगली बार मिलते हैं। अपनी नई सीखी हुई स्टॉर्म ब्लेड की पहली फॉर्म की तलवार टेक्निक को चालू करता है। एनर्जी का एक तूफान हवा में फट जाता है, लेकिन वह जानवर अपने आग के हमले से जवाब देता है जो उसे नीचे गिरा देता है। गार्डियन उसके हमले से प्रभावित होकर तलवार के स्टाइल को पहचानता है और पूछता है कि उसका उस नाइट से क्या रिश्ता है जिसका स्टाइल वह इस्तेमाल कर रहा है। हान उसे लीजन स्वॉर्ड मास्टर से जोड़ता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी को नजरअंदाज करता है और जानवर को राख में बदल देने की धमकी देता है। गार्डियन गुस्से में अनाइलेशन ब्लास्ट छोड़ता है, लेकिन हान ठीक समय पर गायब हो जाता है। हान मॉन्स्टर पर हमला करता है, अपनी स्टॉर्म ब्लेड की व्हर्लविंड स्ट्राइक छोड़ता है, लेकिन हमला उसे मुश्किल से छूता है। जानवर जमीन पर पैर पटकता है, जमीन को हिला देता है। हान शॉकवेव से बचने के लिए उछलता है, लेकिन हवा में पकड़ा जाता है और एक दीवार से टकरा जाता है। जीहा घबरा जाता है जब वह हान को टक्कर लगने पर खून खांसते हुए देखता है। उसी पल हान के दिमाग में वह समय घूम जाता है जब उसने पहली बार व्हर्लविंड स्ट्राइक सीखी थी और नाइट से तीसरी टेक्निक सिखाने की भीख मांगी थी। नाइट ने मना कर दिया, चेतावनी दी कि हान दूसरी टेक्निक को मुश्किल से संभाल पाता है। हर लेवल के साथ ईथर का खर्च बढ़ता जाता है और उसे जबरदस्ती करने से ईथर की इतनी कमी हो सकती है जो उसे मार सकती है। लेकिन अब दुनिया का बचना उसकी अपनी जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। गार्डियन डर से देखता है जब उसके अंदर ऑरा तेजी से बढ़ती है। फेरल बीस्ट ग्रोलर को बुलाते हुए, जो मॉन्स्टर को हैरान और डर के पागलपन में डाल देता है। नाइट की चेतावनी उसे परेशान करती है। वह एक बार झेल सकता है अगर किस्मत उसका साथ दे। सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करते हुए वह स्टॉर्म ब्लेड की दूसरी फॉर्म चालू करता है जब उसका वफादार भेड़िया दुश्मन को उलझाए रखता है। आगे बढ़ते हुए वह जानवर के आर पार एक स्पाइरल स्लैश करता है, उसे चीर कर रख देता है। तभी थकान उसे घेर लेती है और वह जमीन पर गिर जाता है। जीहा अपने प्टेरोड्रोन्स के साथ प्रोटेक्टर के गिरने का जश्न मनाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह जल्दी से बीटल्स को हुक्म देता है कि वह सील को फिर से बनाने में मदद करें और जख्मी हंटर्स का ख्याल रखें। लेकिन तभी उसे एक चिंता होती है। उसने अपने पालतू जानवरों को बहुत देर से नहीं देखा है। सबसे बुरे की सोचकर वह नाइट से उन्हें ढूंढने को कहता है। आखिर में धुंध से गरजने की आवाज आती है। जीहा सुकून से रोता है जब उसके साथी बिना किसी नुकसान के वापस आते हैं। उसके बाद वह उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वह कसम खाता है कि वह उनके लिए हमेशा एक सुरक्षित जगह बनेगा जहां वह वापस आ सकें, क्योंकि सिर्फ वही टाउटी जैसी डरावनी चीजों का सामना कर सकते हैं। टायोटी के साथ टक्कर के बाद आगे पैनी और ग्रोलर घायल पड़े हैं और इलाज का असर नहीं हो रहा। जीहा जबरदस्ती उनके गले में दवा डालता है, क्योंकि वह इसका नाम सुनते ही गायब हो जाते हैं। मायूसी में वह खाना रोकने की धमकी देता है। तभी वह आज्ञाकारी बनकर इलाज करवाते हैं, एक बेरहम तरीका जिसे वह उनकी ठीक होने के लिए जरूरी बताता है। इधर दुनिया ताओ ते की हार का जश्न मनाने से हटकर यह सवाल करने लगती है कि यह किसने किया। खबरें आती हैं कि एक चाइनीज हेलीकॉप्टर ने ताओ ते के अलावा 3 बड़े अनजान साये देखे हैं। उन्होंने आम लोगों में डर पैदा कर दिया जब तक उन शक्लों को नेचर गॉड्स के रूप में पहचाना नहीं गया। यह खुलासा कि उनमें से एक कोरियन हंटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण बना। इस तरह कोरिया एक गुप्त मीटिंग बुलाता है। ह्योनसुक बताता है कि टाउटी और नेचर गॉड्स ने अपनी लड़ाई गहना में शुरू की थी और एक बहुत बड़े एनर्जी के झटके ने उसे चाइना में धकेल दिया। सील चाइना के सिचुआन के पास है, फिर भी डंजन कोरिया में खुला। एक अजीब बात जिसे बहुत से लोग इत्तेफाका मानते हैं, वह स्क्रीन पर लड़ाई के मैदान की तस्वीरें दिखाता है। कोरिया के प्रेसिडेंट किम जे-संग पूछते हैं कि क्या दिखने वाला नुकसान लड़ाई का सबूत है, और इसने बड़े बदलाव की पुष्टि की है, जिसमें एक ही सांस से एक पहाड़ी श्रृंखला का तबाह होना शामिल है, जो टक्कर के पैमाने का सबूत है। टेओटीआई की ताकत इतनी ज्यादा थी कि चाइना ने न्यूक्लियर हमले के लिए एक यूएवी भेजा था, लेकिन उसे बाकी सभी ड्रोन्स के साथ गिरा दिया गया, जिससे कोई फुटेज नहीं बची। अधिकारी सवाल करते हैं कि क्या मॉन्स्टर सच में मर गया है। एक ईथर स्टोन या एसेंस पीछे रहना चाहिए, लेकिन क्या डिस्ट्रक्शन ग्रेड क्रीचर्स उन्हें छोड़ते हैं यह पता नहीं है। खतरा खत्म होता देख प्रेसिडेंट इवैक्यूएशन ऑर्डर हटा देते हैं और एशली की तरफ मुड़ते हैं, जो यूएस की सैंकर एसोसिएशन की लिएजॉन है। वह मानती है कि यूएस के पास भी कैटेगरी 6 डंजन्स पर कोई डेटा नहीं है और कोरिया से जो भी जानकारी उनके पास है उसे शेयर करने का अनुरोध करती है। एक बात खास है, हर एक नंबर्ड हंटर ने सायों के बीच एक बड़े भेड़िए को देखने की रिपोर्ट दी है, जिसे बाद में स्युंग ह्युक के कॉन्ट्रैक्टेड नेचर गॉड के रूप में पुष्ट किया गया। इस एंटिटी ने हंटर्स को गार्डियन को रोकने का हुक्म दिया था, जबकि वह खुद टाउटी का सामना कर रहा था। एशली ने खुले तौर पर कहा कि अमेरिका का मानना था कि कोई भी देश मिलिट्री ताकत के बिना डिस्ट्रक्शन क्लास मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। प्रेसिडेंट ने ह्योनसुक को आगे बुलाकर जवाब दिया, यह सच जानने की मांग की कि कोरियन हंटर्स ने वह कैसे किया जिसे दुनिया नामुमकिन मानती थी। ह्योनसुक मानता है कि लड़ाई की सफलता पूरी तरह से जीहा एल्केमिस्ट पर निर्भर थी, जिसने सिंगल नंबर्ड हंटर्स को अवेकनिंग स्किल्स, एलिक्सर्स और खास स्क्रोल्स से मजबूत किया था।
वह जोर देता है कि उसके बिना लड़ाई हार जाती, जिससे एक बुजुर्ग नेता ने मांग की कि इस अनमोल आदमी को हर कीमत पर बचाया जाए। उन्होंने महसूस किया कि वह जीहा को जगह बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, जिससे वह किसी भी बुरे इरादे वाले के लिए कमजोर रह जाएगा। प्रेसिडेंट कमेटी को भरोसा दिलाते हैं कि वह एक हल निकालेंगे, और ह्युनसुक यह अनुमान लगाता है कि कोरियन सरकार एल्केमिस्ट की सुरक्षा के लिए अपने सभी साधन पूरी तरह से लगा देगी। फिर वह आगे आने वाले डिस्ट्रक्शन ग्रेड खतरों की तैयारियों पर ध्यान देता है, जबकि एशली के विचार जीहा पर ही टिके रहते हैं, उत्सुकता के कारण। इधर वह ईथर स्टोन, जिसके बारे में सरकार ने अनुमान लगाया था, जीहा के हाथों में है। वह बायोम से पूछता है कि क्या यह ताउडी का है। बिल्ली हाँ में म्याऊं करती है, वर्ल्ड ट्री की तरफ इशारा करते हुए जैसे कह रही हो कि उसे वहां चढ़ाना चाहिए। जब वह पास आता है, एक टहनी पत्थर को एब्जॉर्ब करने के लिए बाहर निकलती है। पत्ते चमकते हैं और एक चमकदार रोशनी पेड़ की टहनियों पर फैल जाती है, जीहा को मोहित करते हुए और उसके साथियों को इस नजारे से खिंचे हुए। एक नरम भेड़ को पास आते हुए देखता है, एक सुनहरा पोर्टल खोलते हुए सोचता है कि क्या यह एक और नेचर गॉड है। वह घूमती रोशनी से गुजरता है। दूसरी तरफ वह खुद को एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी में पाता है, जहां ऊंची ऊंची शेल्व्स और अनगिनत किताबें हैं। भेड़ जमीन पर एक किताब के पास रुकती है, जैसे उसे पढ़ रही हो, और वह उसका नाम यंगी रखता है। सोचता है कि यह लाइब्रेरियन होगी। गार्डनर यंगी के पीछे पीछे चलता है। पता चलता है कि किताबों को पढ़ने के लिए एसेंस की जरूरत होती है। वह अनुमान लगाता है कि जो किताब उसने पहले डंजन स्ट्रक्चर्स पर पाई थी, वह शायद इसी लाइब्रेरी से आई होगी। ऊपर कुछ हलचल उसकी नजर खींचती है, और वह ग्रैंड लाइब्रेरी के अंदर टेरोड्रोन्स को देखता है। पहले तो वह सोचता है कि उसके मददगार यहाँ कैसे पहुंचे, लेकिन उनके हरे शेल्स और छोटे साइज को देखकर उसे एहसास होता है कि वह वर्ल्ड ट्री के हैं। वह टेरोड्रोन्स को ध्यान से किताबों में लिखते हुए देखता है। जब वह पूछता है कि वह क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, यंगी उसे पढ़ने के लिए एक किताब लाती है। उसकी डिटेल पर ध्यान उसे प्रभावित करता है, और जांच करने पर उसे एहसास होता है कि लाइब्रेरी को प्टेरोड्रोन्स दुनिया के चल रहे इतिहास के साथ लगातार अपडेट करते रहते हैं। खास जानकारी के बारे में उत्सुक होकर वह यंगी से गेमर एम्पायर पर किताबें मांगता है। भेड़ 2 मोटी किताबें देती है, जिन्हें वह उधार लेने का फैसला करता है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने के इरादे से। जब से वर्ल्ड ट्री ने एसेंस स्टोन से टाइयोटी की एनर्जी अब्सॉर्ब की है, तब से पेड़ और आसपास का बगीचा दोनों बहुत बढ़ गए हैं। जब जीहा खोज करता है, वह एक झरने को खोजता है जो पहले कोहरे से छिपा हुआ था, और एक बड़े छत्ते के इर्द गिर्द मधुमक्खियों को भिनभिनाता हुआ देखता है। वह एक प्टेरोड्रोन को छत्ते के अंदर एक लेवर खींचते हुए देखता है जब शहद की एक बूंद गिरती है, और उसे जल्दी से दूसरा पकड़ लेता है। वह उन्हें शहद चुराने के लिए डांटता है, लेकिन रियलाइज करता है कि मधुमक्खियां रिएक्ट नहीं करती जैसे जानवरों के बीच कोई अनकही सहमत हो। एक सिस्टम नोटिफिकेशन एक नया मटेरियल बताता है, एम्परर हनी, जो हमेशा के लिए मैक्सिमम हेल्थ को 10% बढ़ाता है, लेकिन सिर्फ एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है, और प्टेराड्रोन का पसंदीदा खाना भी है। शीहा एक छोटा हिस्सा अपनी जेब में रख लेता है। उसे बेचने के बजाय रेयर डंजन लूट के रूप में इस्तेमाल करने की सोचता है। ताओटी की हार के बाद जीहा ने खुद को पूरी तरह सैंक्चुअरी को डेवलप करने में लगा दिया है। वह मिट्टी को कीड़ों से उपजाऊ बनाता है और एक झील बनाता है, नई प्रजातियों को आकर्षित करता है और जमीन को नया जीवन देता है। सैंक्चुअरी को मेंटेन करने में बहुत सारे एसेंसेस खर्च होते हैं, लेकिन एक्टिव डंजन रिसोर्सेज का लगातार फ्लो बनाए रखता है। फिर ग्रेट सॉल्ट क्राइसिस आई। उसने सोचा कि सिर्फ वाइल्ड एल्व्स को प्रॉब्लम है, लेकिन लगता है एस्ट्रम के नागरिक साफ तौर पर सोचते हैं कि नमक के बिना जिंदगी बेकार है। प्रिंस एडिंस्कल से एक अपोसल के रूप में बात करते हुए जीहा को पता चलता है कि वह पत्थरों से नमक इकट्ठा करते हैं या जानवरों के खून को जमा करके। एस्ट्रिम में सही नमक की खानों की कमी ने उसे गिमार्क एम्पायर के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि नमक एक बहुत जरूरी स्ट्रेटेजिक रिसोर्स था। नमक की कमी को ठीक करने का पक्का इरादा करके वह वर्ल्ड ट्री लाइब्रेरी में खोजता है और एक नमक की खान का धुंधला जिक्र पाता है। वह उसे डिकोड करने के लिए प्टेरोड्रोन की मदद लेता है। एक पल बाद वह उड़ जाता है, उसे गायों के एक बड़े झुंड की तरफ ले जाते हुए। वह गायों को देखकर हैरान है। उन्हें ग्रेट वॉर के बाद भाग जाना चाहिए था। वह उन्हें एस्ट्रम किंगडम ले जाने का फैसला करता है। अपने पालतू जानवरों से मदद मांगते हुए वह डॉगो और बियोम को काम के लिए लड़ते हुए देखता है। वह डॉगो को आगे रहने का काम देता है, जबकि एक दर्शक की तरह पॉपकॉर्न का मजा लेता है। वह भेड़िए को खरुश करता है जब वह निकलता है दूसरे पालतू जानवरों के साथ। जीहा उत्साह से देखता है। उसे यकीन है कि वह सुरक्षित रूप से किंगडम पहुंच जाएंगे। वह एक छोड़ दिए गए अनाज भंडार को भी खोजता है जो गेहूं से भरा है, जिसे वह प्टेरोड्रोन्स के साथ सिर्फ 2 घंटे में काट लेता है, अनुमानित 7 घंटे के बजाय। उसके बाद जीहा सेलेना को एक मैसेज भेजता है। उसे बताता है कि टेराड्रोन्स गेहूं, गायों का एक झुंड और कुछ नमक पहुंचा रहे हैं। यह रेयर रिसोर्सेज न सिर्फ एस्ट्रम के लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, बल्कि जीहा को भी। गांव वाले नमक, गेहूं और गायें पाकर मानते हैं कि यह आशीर्वाद आर्क से आए हैं और शुक्रगुजारी से ऑल्टर पर एक दावत रखते हैं। जीहा उनकी भेंटों को 2 गोल्डन पोशन से बदलता है जो गहरे जख्मों को ठीक कर सकते हैं। कुछ समय के लिए वह इन्फिनिट स्पेल बुक में सेलेना और गांव वालों की सच्चाई की तारीफ रिकॉर्ड करता है। इधर दाओकुन अपने आध्यात्मिक विश्वास को मजबूत करता है, डिवाइन आर्क को प्रार्थना करता है, लेकिन
जो धर्म ग्रंथ उसने खोजा है वह परंपरा और कहानियों से भरा है, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल गाइडेंस की कमी है और उसे एक गुरु की जरूरत महसूस होती है। यह रियलाइज करते हुए कि धरती पर कोई उसे गाइड नहीं कर सकता, उसके विचार गहना में आर्क के अनुयायियों के रिकॉर्ड्स की तरफ जाते हैं। भले ही वह जानता है कि वह गेम आर्क एम्पायर के अत्याचार के दौरान खो गए थे। ध्यान के जरिए गाइडेंस ढूंढते हुए उसे एक हल्का सिग्नल मिलता है कि वह अपना खुद का आध्यात्मिक मार्ग बनाए। सीन बदलता है। वह अपनी आयरन मेडन स्किल से एक हमला करते हुए जानवर को रोकता है, अपनी टीम के साथ एक डंजन रेड पर। डंजन्स क्लियर करना उसके आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के बाद से काफी आसान हो गया है। अचानक एक टेरा ड्रोन ऊपर उड़ता है और एक अदृश्य बैरियर से गुजरता है। उत्सुक होकर हंटर्स उसके पीछे चलते हैं और एक पत्थर के गेट पर पहुंचते हैं। उन्होंने रियलाइज किया कि वह एक सभ्यता पर आ गए हैं। जब वह पास में लोगों को देखते हैं, उन्होंने टेरा ड्रोन्स को खेत जोतते हुए देखा और करीब से देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। अचानक एक चीख गूंजती है और हथियारबंद गांव वाले खुद को बचाने के लिए आगे दौड़ते हैं, ग्रुप को घुसपैठिए समझकर। गांव वाले जल्दी से एक बड़े टेरोड्रोन के पीछे एक डिफेंसिव लाइन बनाते हैं, प्रिंस ईडन स्कल और सेंटेस सेलेना को अलर्ट करने के लिए संदेशवाहक भेजते हुए। हंटर्स समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका कोई नुकसान करने का इरादा नहीं है, जबकि डाउकुन अनुमान लगाता है कि गांव वाले, शायद एक गिरे हुए किंगडम के बचे हुए लोग, एक ही नजरिया नहीं रखते होंगे। जब सेलिना दिखाई देती है, देओकुन का ग्रुप तुरंत उसे डंजन्स में लगी मूर्तियों से पहचान लेता है। प्रिंस एडिनस्कल थोड़ी देर बाद पहुंचते हैं और ग्रुप उनकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। रियलाइज करते हैं कि सेलेना उनकी प्रिंसेस हो सकती है। प्रिंस हंटर्स का स्वागत करते हैं, पूछते हैं कि क्या उनका हान से कोई रिश्ता है। देओकुन हान सुंगयुक को उस हंटर के रूप में पहचानता है। प्रिंस इसकी पुष्टि करते हैं, बताते हैं कि हान कुछ साल उनके साथ रहा था घर वापस जाने से पहले। वह हान की रिपोर्ट से उनके नाम याद करता है, सेलिना और ईडन स्केल, और घबराहट में उन्हें संबोधित करता है। प्रिंस इस बात से हैरान है कि डाउकुन उनके नाम जानता है, लेकिन सेलिना एक संभव म्यूचुअल कनेक्शन का सुझाव देती है और पूछती है कि क्या वह दूसरी दुनिया के हंटर्स हैं। यह रियलाइज करते हुए कि हान ने शायद गांव वालों की जानकारी शेयर की होगी, ईडन स्कल उम्मीद करता है कि उसने बहुत ज्यादा नहीं बताया होगा। दयोकुन घुटने टेकता है, सेलिना से गाइडेंस के लिए मुड़ता है। उसे यकीन है कि वह आर्च सेंटेस हो सकती है और अपने विश्वास को मजबूत करने की अपनी लड़ाई बताता है। वह मानता है कि उसकी दुनिया में बहुत से धर्म हैं, लेकिन वह उस तरह की गाइडेंस चाहता है जो सेलिना देती है। वह उसकी सच्चाई को महसूस करती है, उसका स्वागत करती है और उसे उसके शुरुआत को चिन्हित करने के लिए एक नेकलेस देती है। डियाकून का विश्वास स्थापित होने के साथ गांव वाले प्रिंस और सेंटेस से आश्वस्त होकर नए आए लोगों से खुले तौर पर बात करते हैं। हंस युंग ह्युक के आने और गांव की कमाल की रिकवरी के बारे में कहानियां शेयर की जाती हैं। जैसे ही डंजन बंद होने वाला होता है, हंटर जाने के लिए तैयार है। देओकुन सुंगह्युक को घटनाओं की रिपोर्ट देने का फैसला करता है और उनकी वापसी के बाद उनकी रिपोर्ट जल्दी ही दिलचस्पी का विषय बन जाती है। वापस मॉडर्न दुनिया में डेकुन जिहा की दुकान पर जाता है, सेलिना द्वारा दिए गए पेंडेंट और पवित्र ग्रंथ को लाता है और घटनाओं को बताता है। जिहा बताता है कि ऊंचे पद वाले धार्मिक व्यक्तियों से ऐसे तोहफे एक अपोस्टल के रूप में नियुक्ति का संकेत देते हैं। लोगों में विश्वास फैलाने का एक रोल। प्रेरित होकर डेकुन खुद को सेंटेस द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को अपनाने के लिए तैयार करता है। थोड़ी देर बाद जिहा ड्रीम फॉरेस्ट में कदम रखता है और घबरा जाता है जब वह टेरोड्रोम क्वीन को घास पर थका हुआ देखता है। वह उसके पास जाता है यह देखने के लिए कि क्या वह ठीक है। क्वीन अचानक एक चीज थूक देती है जिसे सिस्टम टेरा सीड बताता है। सिस्टम इसे एक खाद के रूप में पहचानता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और फसलों की ग्रोथ को तेज करता है। भले ही देने का तरीका बिल्कुल अजीब है। एक टहनी उसके पैर के पास गिरती है जिससे उसकी नजर जमीन पर रात में खोदे गए तस्वीरी निर्देशों पर जाती है। उन्हें ध्यान से समझते हुए वह रियलाइज करती है कि शहद को एलिक्सर के साथ मिलाने से एक खास जली बन सकती है जो ईथर को एब्जॉर्ब करने की शक्ति को बहुत बढ़ा देती है। पोषण बनाने के बाद रात उसे मिट्टी का एक बर्तन लाती है, उसे टेरा सीड और ईथर स्टोन्स लगाने का इशारा करते हुए। फिर ऊपर एम्परर जेली डालता है ताकि सीड उसे एब्जॉर्ब कर सके। कुछ ही पलों में एक स्वस्थ हरा अंकुर निकलता है। तेज ग्रोथ देखकर हैरान जिहा और सीड्स इकट्ठे करने का फैसला करता है। कुछ समय बाद जब इटर्नल फ्लेम गिल्ड एक डंजन क्लियर करती है, उन्होंने एक हैरतअंगेज छोटा चेस्ट पाया। शुरू में उसके साइज की वजह से शक्कर था। उन्होंने देखा कि इसकी कीमत 10 एसेंस है और उन्हें लगा कि इसमें कुछ कीमती चीज है। उसे खोलने पर उन्हें एक छोटा सीड मिलता है जो फसलों की ग्रोथ को बहुत बढ़ाता है, जैसा धरती पर पहले कभी नहीं देखा गया। भले ही वह इसे लगाने से डरते थे कि कहीं मॉन्स्टर न आ जाए, संग हो उन्हें भरोसा दिलाता है कि चेस्ट से सिर्फ हंटर्स के लिए फायदेमंद चीजें ही निकलती हैं। उसका भरोसा सही साबित होता है। कुछ ही दिनों में सरकार और गोरियो ग्रुप इन डंजन सीड्स को खरीदने के लिए फंडिंग शुरू कर देते हैं, उनकी अद्भुत फसल बढ़ाने वाली शक्ति के लिए। हुयोन जिहा के घर पर खाना खाते हुए ब्रॉडकास्ट देखती है और उसकी राय पूछती है। वह बताता है कि सीड्स को जमा करना और इस्तेमाल करना खेती में क्रांति ला सकता है। भले ही अंदर वह मुस्कुराता है, उसने इन्हें इसी वजह से डंजन में रखा था। हुयोन अपने गिल्ड के जापान के हाल ही के ट्रिप का जिक्र करती है, जहां जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसके गिल्ड की वफादारी को चमकदार प्रस्तावों से खरीदने की कोशिश की थी। जी हाँ, कोरिया के बाहर की जिंदगी से अनजान, पूछता है कि जापान में हालात कैसे हैं।
वह बताती है कि वहां जीना उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्योंकि भूकंप, मॉन्स्टर्स और ज्वालामुखी आराम के लिए बहुत कम जगह छोड़ते हैं। उत्सुकता से वह उसके ऑफर पर उसके जवाब के बारे में पूछता है। वह उसके गाल से सॉस का दाग साफ करने के लिए झुकती है, चिढ़ाते हुए कि उसने अपना फैसला साफ कर दिया है क्योंकि वह उसके साथ यहाँ है। जी हाँ अपने पालतू जानवरों को बुलाकर ऑकवर्डनेस कम करने की कोशिश करता है। बियोम, पैनी और डोगो एक झुंड की तरह अंदर दौड़ते हैं खाते हुए, जबकि वह बाहर एक अजीब आवाज सुनकर चौकन्ना हो जाता है। ह्वियन उसके अचानक रुकने को देखती है, लेकिन क्योंकि उसे कुछ सुनाई नहीं देता वह उसे डराना नहीं चाहता और इसके बजाय बाद में जांच करने का प्लान बनाता है। जबकि तीन पालतू जानवर आवाज के बारे में आपस में बातें करते हैं, वह ह्वियन को और खाना ऑफर करता है और वह नम्रता से मान जाती है, लेकिन तभी जलने की बू हवा में फैल जाती है। उस मजेदार गलती के बाद वह आवाज की जांच करने के लिए जंगल की तरफ जाता है। उसे एक नए नेचर गॉड का शक्र है। वर्ल्ड ट्री पर वह एक चमकदार लाल तोता एक टहनी पर बैठा देखता है। अचानक बियोम उसके पास से तेजी से गुजरता है, तोते से परेशान होकर, जिससे जीहा सोचता है कि क्या यह दोनों जानवर एक दूसरे को जानते हैं। बिल्ली गुस्से में उछलती है, चढ़ने में नाकाम रहती है। डोगो सिर्फ उन दोनों पर गुस्से में गुर्राता है। जीहा निष्कर्ष निकालता है कि अगर बयाम ऐसे रिएक्ट करता है तो यह जरूर एक नेचर गॉड होगा और उसकी खास आवाज के बाद उसका नाम होंग रखता है। होंग उत्साह से उसके कंधे पर बैठ जाता है और वह उसे घर में स्वागत करता है। वह तुरंत होंग की एबिलिटीज को टेस्ट करता है और पता चलता है कि वह सीड्स को अलग करने, इकट्ठा करने और स्टोर करने में माहिर है। लाइब्रेरियन यंगी की तरह होंग एक गेट खोल सकता है। ये वाला सीड्स के लिए एक बहुत बड़ा स्टोरेज वॉल्ट है। वह ऑनलाइन और गहराई से जांच करता है और पता चलता है कि यह वॉल्ट सीड्स के भंडार के रूप में काम करते हैं, जो ग्लोबल तबाहियों के बाद खाने के स्रोतों को बचाने के लिए बनाए गए हैं। उसकी रिसर्च से पता चलता है कि कोरिया का सीड वॉल्ट ग्रेट वॉर में खत्म हो गया था, जबकि दुनिया का आखिरी सुरक्षा कवच स्वालबार्ड ग्लोबल सीड वॉल्ट हमेशा के लिए बंद होने की कगार पर है। उन्हें बचाने के लिए वह सीड्स को होंग के स्टोरेज में शिफ्ट करने पर विचार करता है, लेकिन नॉर्थ पोल के पास वॉल्ट का डोर होना इस यात्रा को अव्यवहारिक बनाता है। जब वह सोचता है, उसके पालतू जानवर मदद करने की कोशिश करते हुए इकट्ठे होते हैं। अचानक होंग उसके बाल खींचता है और उसे हैरानी होती है जब वह इंसानी शब्दों में बोलता है, उसे वहां ले जाने की पेशकश करता है। हैरान होने के बावजूद वह तौथे पीछे चलता है, सिर्फ हैरानी से देखने के लिए, जब वह पक्षी एक बड़े रूप में बदल जाता है और उसे चढ़ने का इशारा करता है। जब जीहा मंजिल के बारे में पूछता है, होंग बताता है कि उसका इरादा सीधे स्वालबर्ड उड़ने का है, जिससे वह हैरान रह जाता है कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता है। वह लंबी यात्रा पर अपना शक जाहिर करता है, लेकिन होंग उसे भरोसा दिलाता है। न चाहते हुए भी वह पक्षी की पीठ पर चढ़ जाता है। उसके पंखों को ऐसे पकड़ता है जैसे उसकी जिंदगी उस पर निर्भर करती हो। उसकी घबराहट भरी चीखें जल्दी ही हवा में खो जाती हैं जब वह आर्कटिक की तरफ उड़ते हैं। उसका डर धीरे धीरे हैरानी में बदल जाता है और होंग से निकलने वाली गर्मी उसे सुकून देती है, जिससे वह सोचता है कि क्या यह पक्षी एक फीनिक्स है। जब स्वालबार्ड नजर आता है, जीहा ठंड से बचने के लिए एक कोल्ड रेजिस्टेंस पोशन पीता है ताकि ठंडे मौसम के लिए तैयार हो सके। लैंड करने पर वह देखता है कि उसका प्टेरोड्रोन नाइट और उसके साथी पहले से ही इंतजार कर रहे हैं, आगे के काम के लिए तैयार। जैसे ही वह करीब आते हैं, जीहा परछाइयों में हलचल देखता है। वेयरवुल्व्स अंधेरे से निकलते हुए। उसने यहाँ मॉन्स्टर्स की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए वह जल्दी से अपनी सेना को बांट देता है। हाई नाइट कुछ प्टेरोड्रोन्स को बाहर लड़ाई के लिए ले जाता है, जबकि जीहा बाकियों को अंदर सीड्स इकट्ठे करने के लिए ले जाता है। वॉल्ट का अंदर का हिस्सा डरावना है, सालों से बंद पड़ा है, जिससे उसे चिंता होती है कि सीड्स खराब हो गए होंगे। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, एक वेयरवुल्फ पीछे से चुपके से आता है। अचानक आवाज उन्हें चौकन्ना कर देती है, लेकिन एक प्टेरोड्रोन पहले हमला करता है, उसे एक ही वार में मार देता है। यह सोचकर कि अगर मॉन्स्टर्स अंदर घुस गए थे तो सीड्स जरूर खराब हो गए होंगे, जीहा मायूसी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें बिल्कुल सही सलामत पाता है। ग्रुप ध्यान से सीड्स के डिब्बे हटाना शुरू करता है। होंग गेट खुला रखता है जब प्टेरोड्रोन्स डिब्बे के बाद डिब्बा सीड्स अंदर ले जाते हैं। यह एक मुश्किल काम है जिसमें लगभग 4 मिलियन क्रेट्स हटाने हैं। फिर वह होंग के साथ बाहर आता है और देखता है कि सब कुछ बर्फ में दबा हुआ है। वह पूछता है कि क्या पक्षी को कुछ दिखता है, लेकिन फीनिक्स चीखता है कि इंसानियत का समय खत्म हो गया है। जीहा जम जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉन्स्टर्स नहीं है, बल्कि लोगों को इस पक्षी के बारे में समझाना है अगर यह पकड़ा गया। एक धमाका उसके विचारों को तोड़ देता है जब प्टेरोड्रोन्स बेजान वेयरवुल्व्स को उसके पैरों में गिरा देते हैं, यह साबित करते हुए कि लड़ाई खत्म हो गई है। जीहा उनके काम की तारीफ करता है और काम पूरा होने पर वह वापस जाने की तैयारी करते हैं। वह प्टेरोड्रोन्स को हुक्म देता है कि वह सीड्स एस्ट्रम विलेज और हंसियाक तक पहुंचाएं। जल्दी ही गांव वाले उन्हें लगाते और काटते हैं, जबकि हुएनसुक उस पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स फाइल करता है। गोरियो ग्रुप इस प्रोसेस को इंडस्ट्रियलाइज करता है, मिट्टी मुक्त स्मार्ट फार्म्स का अनावरण करता है जो इन सीड्स से चलते हैं। कुछ दिन बाद जीहा की बहन उसकी दुकान पर आती है। वह हंटर नेट पर चर्चा करते हैं, जो हंटर्स के लिए पुराना ट्रेड मार्केट है। वह उसकी कम विजिबिलिटी और पुराने नाम की आलोचना करती है, जबकि जीहा उसे एक्सचेंज सेंटर में बदलने का सुझाव देता है।
सन युंग बताती है कि एक सही सिस्टम के साथ मार्केट बहुत अच्छा चल सकता है, लेकिन वह जल्दी में चली जाती है, बियाम के लिए जल्दी वापस आने का वादा करती है। अकेला छोड़ दिए जाने पर जीहा एक किताब की तरफ मुड़ता है जिसका नाम सिस्टम बाय आर्क है, यंगीज लाइब्रेरी से ली गई है, एक्सचेंज सेंटर के लिए एक हल ढूंढने की उम्मीद में। किताब हंटर सिस्टम को गहराई से समझाती है, स्टार्स, ट्रेड्स, स्किल्स, डंजन स्ट्रक्चर्स और हंटर नेट को भी। पुरानी भाषा इसे समझना नामुमकिन बना देती। उसका सिस्टम डिजाइन ट्रेट अब उसे आसानी से पढ़ने देता है। किताब से जानकारी इकट्ठी करते हुए वह मार्केट को एक ऑक्शन प्लेटफॉर्म में अपग्रेड करने का प्लान बनाता है, सिर्फ विकी के जरिए, एसेंस को करेंसी के रूप में और टेरा ड्रोन्स को डिलीवरी के लिए इस्तेमाल करते हुए। वह पोशंस और स्क्रोल्स के साथ लॉन्च करने का प्लान बनाता है, फिर जब वह उन्हें इकट्ठा कर लेगा तो और रेयर आर्टिफैक्ट्स की तरफ बढ़ेगा। जब वह इस पर टेरोड्रोन नाइट से चर्चा करता है, वह मान जाता है, लेकिन चेतावनी देता है कि वह आर्टिफैक्ट्स और चेस्ट्स दोनों को बैलेंस करते हुए थक जाएंगे। जीहा एक हल के बारे में सोचता है और नाइट एक मजदूर की तरफ इशारा करता है जो बिना थके एक हथियार पिघला रहा है। उसकी लगन उसे हैरानी से भर देती है। फिर नाइट जमीन पर शहद की एक बोतल बनाता है, यह बताते हुए कि अगर उन्हें शहद मिलेगा तो वह और ज्यादा लगन से काम करेंगे। वह एक डील करते हैं, टेरा ड्रोन्स सारा शहद रखेंगे और बदले में पुरानी चीजें इकट्ठी करेंगे। यह इंतजाम काम आता है। हर बार गार्डन जाने पर जीहा को नई चीजें मिलती हैं, कुछ बहुत ही खास। उनमें से एक है चौटेल ऑफ द क्रेसेंट मून, एक हथियार जो ताकत को 5, एजिलिटी को 10 बढ़ाता है और तलवारबाजी, लॉक पिकिंग और यहाँ तक कि एक श्राउड स्किल जैसे गुण देता है। अपने छोटे साइज के बावजूद टेरा ड्रोन्स अपने काम में बहुत अच्छे हैं। जब जीहा उस खास चीज को हैरानी से देखता है, उसके पेट्स एक अनदेखे मेहमान के साथ आते हैं। एक छोटा भालू उनके पीछे लड़खड़ाता हुआ, हर कदम पर गिरता हुआ। उसकी इतनी ज्यादा प्यारी शक्ल ने जीहा को लगभग गिरा ही दिया। वह उसे एक छोटे बच्चे की तरह उठा लेता है, नाम सोचता है, विनी या कडली, फिर विनी पर राजी हो जाता है। लेकिन जब वह उसके खाने के बारे में पूछता है, भालू उसके चेहरे पर थप्पड़ मारता है और गुस्सा हो जाता है, सबको डराता है। वह बियॉन्ड पर पंजे मारता है, पेनी पर हमला करता है और तभी रुकता है जब उसे पेट पर लात पड़ती है। बिल्कुल भी बेनुकसान नहीं था जब वह साफ तौर पर सबको परेशान करने में मजा ले रहा था। जीहा उस घायल बच्चे को अपनी बाहों में लेता है और उसे जंगल की सैर कराकर शांत करने की कोशिश करता है। वह विनी को खेत दिखाता है, उसे जितना खाना चाहिए उतना देने का वादा करता है, बस शर्त यह है कि वह गार्डन को छोड़ दे जब वह ध्यान नहीं देता। उसकी आंखें एक शहद के छत्ते पर टिकी हुई थीं, खुशबू से मोहित, डरते हुए कि भालू अगले में मधुमक्खियों को डराएगा। वह चेतावनी देता है कि शहद सिर्फ उसके जरिए ही लिया जा सकता है, विनी को शहद की एक बोतल देते हुए। जीहा हैरान रह जाता है जब भालू एक दरवाजा खोलता है जो हथियारों और कवच के एक छुपे हुए भंडार की तरफ जाता है। भले ही उसने सोचा था कि विनी एक कॉम्बैट टाइप था, यह खोज कुछ और ही साबित करती है। वह सामान बहुत खास था, हर टुकड़ा बोनस स्टैट से भरा हुआ था जो उसके ऑक्शन के लिए बिल्कुल सही था। उनमें से जीहा की नजर डीमन ब्रेकर पर पड़ती है, एक हीरोइक रैरिटी की तलवार जो ताकत, एजिलिटी और इंटेलिजेंस बढ़ाती है, जबकि तलवारबाजी, स्प्रिंट, कर्स रेजिस्टेंस, इटर्नल बाउंड और ईथर ब्लेड और हेस्ट जैसे स्किल्स देती है। वह विनी से पूछता है कि क्या वह इसे ले सकता है, यह बताते हुए कि अभी सिर्फ हान स्योंग-युक ही ईथर ब्लेड चलाता है, मतलब यह हथियार मार्केट में हंगामा मचा देगा। विनी किराए में 10 एसेंसेस मांगता है, जो हैरानी की बात है कि बहुत कम थे। उसे शक होता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विनी सोचता है कि वह इसे अपने पास नहीं रखेगा। अच्छी बात यह थी कि 10 एसेंसेस बिल्कुल उतने ही थे जितने वह एक ब्रोकर के तौर पर लेना चाहता था। अगली सुबह जीहा एथर ब्लेड को मेरे विकी पर लिस्ट करता है और हंगामा मच जाता है, बोलियां और ऊंची होती जाती हैं, जब तक एक आखिरी नंबर बाकियों को चुप नहीं करा देता। 10,000 एसेंसेस। घर पर स्योंग-ह्युक और हाइजिन पोस्ट्स के तूफान को देखते हैं। हिगेन बुदबुदाती है कि कीमत पागलपन है, लेकिन वह जोर देता है कि यह हर एसेंस के लायक है। एक ईथर ब्लेड को चलाने के लिए स्किल की भी जरूरत नहीं होती और यही वजह थी कि उसने इसे पहले ही खरीद लिया था। वह अपनी नई तलवार को अप्रेजर के पास ले जाने का प्लान बनाता है, लेकिन हाइजिन आमतौर पर बताती है कि जीहा खुद ही अप्रेजर है। पूरी तरह खुश होकर वह उससे मिलने दौड़ते हैं। कुछ दिन बाद हान एक डंजन में तलवार टेस्ट करता है, एक पत्थर के गोलम को एक ही आसान वार से 2 टुकड़ों में काट देता है। ह्युनसुक हैरानी से देखता है, यह समझते हुए कि यह डीमन ब्रेकर ही होगा। संघ्युक उसे बताता है कि तलवार उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छी निकली है। उसकी हेस्ट स्किल उसे आसानी से चलने देती है। ह्युनसुक हैरान रह जाता है, उसने यह जानकारी ऑक्शन लिस्टिंग में कभी नहीं देखी थी। संघ्युक आमतौर पर बताता है कि उसने इसे जीहा से अप्रेज करवाया था, उस आदमी को और हैरान करते हुए क्योंकि अप्रेजर छुट्टी पर था। हन इसे किस्मत मानकर टाल देता है, भले ही सच में उसने उसे रात के बीच में तोहफों से रिश्वत दी थी, चुपचाप कसम खाते हुए कि वह उसे कुछ और भी बेहतर से चुकाएगा। कुछ समय बाद जीहा धरती पर एक वर्ल्ड ट्री का छोटा पौधा लगाकर एक्सपेरिमेंट करता है, यह देखने के लिए उत्सुक कि क्या यह जड़ पकड़ सकता है। फिर जंगल वापस आता है, जगह ज्यादा खाली लगती है। ज्यादातर टेरा ड्रोन्स ऑक्शन की हुई चीजें पहुंचाने गए हुए हैं, जबकि जो कुछ बचे हैं वह लगातार बनाने और पैक करने में लगे हुए हैं। वह नाइट से पूछता है कि क्या शहद का छत्ता एस्ट्रम विलेज में ले जाया जा सकता है ताकि उत्पादन बढ़ाया जा सके। शहद खोने के ख्याल से वह बेचारा टेरोड्रोन रोने लगता है।
जीहा उसे तसल्ली देता है, वादा करता है कि उन्हें महरूम नहीं करेगा बल्कि शहद का उत्पादन बढ़ाएगा, एक लगातार सप्लाई की गारंटी देते हुए। ध्यान से वह छत्ते को निकालता है, उसे एस्ट्रम विलेज में लगाने का इरादा रखता है जहां उसके बढ़ने के लिए बेहतर हालात हैं। वह छोटी दुनिया के अंदर सेलिना को आवाज देता है। वह तुरंत उसकी आवाज का जवाब देती है। वह सेलिना और एड और स्कैल दोनों को नमस्ते करता है। उन्हें शहद का छत्ता देता है, इस शर्त पर कि वह उसकी देखभाल करेंगे और बदले में उसे उतनी ही चीनी के लिए शहद भेजेंगे। जब वह उन्हें एक सैंपल दिखाता है, दोनों एक कैंडी स्टोर में बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं क्योंकि एस्ट्रम विलेज में चीनी को एक ऐशो आराम की चीज माना जाता है। चीनी चक्कर एडी अपोसल से पूछता है कि उसने इसे कैसे हासिल किया। सेलिना कहती है कि वर्ल्ड ट्री के माली के लिए ऐसी चीजें हैरानी की बात नहीं है। जीहा ने सोचा था कि शहद की ज्यादा कीमत होगी, फिर भी ईडन स्कॉल ने बताया कि एस्ट्रम में चीनी कहीं ज्यादा दुर्लभ थी क्योंकि यह सिर्फ शुगर बीट्स की एक सीमित सप्लाई से आती है। डील बिना किसी झिझक के मान ली गई। यूएस के गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट ऑफिस में ह्यून सेओक और स्योंग ह्यूक एक बड़े कॉन्फ्रेंस के लिए पहुंचते हैं। अंदर जाते हुए ह्यून सुक कहता है कि दूसरे देशों को कोरियन हंटर्स को मिलने वाले फायदों से जलन होती है। फिर भी वह कहता है कुछ बेहतर पाने के लिए उन्हें कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। आखिरकार यही वजह है कि वह इस मीटिंग में आए हैं, बातचीत करने के लिए। संघयुक मानता है कि उसकी गिल्ड ने उसे आने के लिए मजबूर किया, भले ही उसे खुद पॉलिटिक्स पसंद नहीं है और वह सिर्फ एक हंटर बनकर खुश है। ह्यूनसुक उसे हंटिंग से आगे सोचने को कहता है और उसे याद दिलाता है कि जीहा और नेको अप्रेजर, दो नाम जो असल में एक ही इंसान के हैं, मीटिंग में जरूर उठाए जाएंगे। हन ये देखने के लिए उत्सुक है कि जीहा को किस तरह का प्रस्ताव मिलेगा, लेकिन ह्यूनसुक बताता है कि जीहा को दौलत की ज्यादा परवाह नहीं है, इसलिए उसे मनाना मुश्किल है। वह कमरे में घुसते हैं और देखते हैं कि एशली सेशन की अध्यक्षता कर रही है। स्योंग ह्यूक हल्के से उसकी वफादारी को परखता है, लेकिन वह मजबूती से जवाब देती है कि यूएस का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद वह किसी का पक्ष नहीं लेगी। उसका एकमात्र लक्ष्य न्याय है। स्योंग ह्यूक संतुष्ट लगता है, जबकि ह्यूनसुक उस अजीब बातचीत पर शर्मा जाता है। स्योंग ह्यूक इसे टाल देता है, कहते हुए कि वह बस यह पक्का करना चाहता था कि कोरियन हंटर्स को भेदभाव का सामना न करना पड़े। एशली मीटिंग शुरू करती है नियम बनाते हुए, सबको इज्जतदार और संक्षिप्त रहने को कहती है। भले ही ह्यूनसुक को शक था कि वह सुनेंगे, वह सही साबित होता है जब एक आदमी अपनी डेस्क पटकता है, कोरिया की घटनाओं और जीहा और अप्रेजर के असली होने की पुष्टि मांगते हुए। उसके बाद अफरा तफरी मच जाती है जब दूसरे उसकी बात काटकर बोलते हैं, कुछ पूछते हैं कि क्या डंजन्स बदले गए हैं, दूसरे कोरियन हंटर्स पर गलत फायदे उठाने का इल्जाम लगाते हैं। ह्यूनसुक आखिरकार पुष्टि करता है कि सब कुछ सच है, कमरे को चुप करा देते हुए। वह कहता है कि कोरिया के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है, सच पहले ही बाहर आ चुका है। जब अधिकारी पूछते हैं कि कोरिया चुप क्यों रहा, वह पलटकर जवाब देता है, यह बताते हुए कि हर देश चीजें छुपाता है, जैसे यूएस ने मिनी ईथर रिएक्टर छुपाया था। कोई यह बहस करने की कोशिश करता है कि ईथर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स और हंटर से जुड़ी जानकारी एक जैसी नहीं है, लेकिन ह्यूनसुक मजबूती से असहमति जताता है, कहते हुए कि दोनों ही देश की उन्नति के लिए हथियार हैं। वह चाइना के उस बड़े डंजन का जिक्र करता है जिसे उसने छुपाया था जब तक कोरियन हंटर्स ने उसे साफ नहीं किया, इस बात पर जोर देते हुए कि जानकारी की कीमत तभी होती है जब उसे कम रखा जाता है। स्योंग ह्यूक आखिरकार गुस्से में आ जाता है, तीखे गुस्से के साथ कमरे को संबोधित करता है। वह सीधे मुद्दे पर आता है, यह जानते हुए कि दूसरे कोटा सिस्टम और विदेशी हंटर्स को कोरियन डंजन रेड्स तक पहुंच चाहते हैं। वह मजबूती से उन्हें याद दिलाता है कि वह यहाँ पूछताछ के लिए नहीं है और साफ कर देता है कि वह बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। उन्हें वह मिल गया जो वह लेने आए थे, प्रोटोटाइप ईथर रिएक्टर और 10 डेवलपर्स। मीटिंग के बाद ह्यूनसुक संघयुक की बातचीत करने की कला की तारीफ करता है। संघयुक मानता है कि कोरियन हंटर्स को नजरअंदाज करना कोरिया को नजरअंदाज करने से अलग नहीं है, कुछ ऐसा जो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। वैसे भी विदेशी हंटर के निमंत्रण हर महीने की मांग थे, लेकिन ह्यूनसुक को अफसोस होता है कि जीहा को इस समझौते से कुछ नहीं मिला। स्योंगह्युक सोचता है कि वह वैसे भी मना कर देता। ह्यूनसुक उसे धन्यवाद करने के तरीके सोचता है और स्योंगह्युक व्यायाम के लिए एक ट्रीट बॉक्स का सुझाव देता है, लेकिन यह सुझाव तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। वह सुझाव देता है कि जीहा की दुकान के पास एल्केमी इक्विपमेंट के साथ एक कंटेनर लगाया जाए, हर 2 हंटर्स से जो उसे इस्तेमाल करते हैं एक फी ली जाए। इनकम का कुछ हिस्सा हंटर अकेडमी या अनाथालय को जाएगा, बाकी जीहा को। हान इस विचार से प्रभावित होकर कहता है कि अमीर लोग हमेशा फायदा उठाने के तरीके ढूंढ लेते हैं। एस्ट्रम विलेज में कुछ शांति भरे दिनों के बाद मार्गरेटा, गेमार्क एम्पायर के ब्लैक लायन नाइटहुड की वाइस कैप्टन, दरवाजे पर पहुंचती है। वह रुकती है, बदले हुए गांव को देखते हुए। हैरान थी कि इसने गेमार्क से कहीं ज्यादा खराब भोजन की कमी को कैसे पार कर लिया था। प्रिंस ईडनस्काल और सेलिना उसे प्रवेश द्वार पर मिलते हैं और तुरंत उसके आने का कारण पूछते हैं। मार्गरेटे बताती है कि वह बैरन ग्रॉम और परोजक के बारे में पूछने आई है, क्योंकि उनसे सारा संपर्क टूट गया है। उसे हैरानी होती है यह सुनकर कि वह पहले ही दूसरी फौज के साथ गांव छोड़ चुके हैं। मार्गरेटा आसपास देखते हुए पूछती है, क्या ये तुम लोग थे जिन्होंने गायें भैंस छोड़ी थी? ईडनस्कॉल बताता है कि गायें भैंस उनके जाने के बाद आई।
खेती तभी शुरू हुई जब पिछली फौज चली गई, क्योंकि उनकी आपस में बनती नहीं थी और वह उम्मीद पर खरे नहीं उतरे थे। मार्गरेटा को अब भी यकीन नहीं होता। वह सोचती है कि वह अपनी मर्जी से नहीं गए होंगे, लेकिन एड और स्काल उनके निकाले जाने की सच्चाई छुपा लेते हैं। ध्यान हटाने के लिए वह सीटी बजाता है और टेराड्रोन नाइट ऊपर से नीचे आता है। मार्गरेटा उस बड़े जानवर को देखकर हैरान रह जाती है। ईडन स्कल आमतौर पर उससे पूछता है कि उसकी क्या राय है उन आर्कसेंट सिपाहियों के बारे में जो अकेले ओगर्स को हरा सकते हैं, और छोटे बीटल्स की तरफ इशारा करता है जो खेत में काम कर रहे हैं। वह हंसकर कहती है कि उसने एक बार कहा था कि वह किसी धर्म में यकीन नहीं करता, और पूछती है कि क्या उसने झूठ बोला था। वह गलतफहमी के लिए माफी मांगता है, बताते हुए कि गांव ने हाल ही में आर्क के साथ एक समझौता किया है और उम्मीद करता है कि वह जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएगी। वह जिससे नहीं थी वह इसे धमकी समझती है और उस पर झगड़ा शुरू करने का इल्जाम लगाती है, लेकिन ईड और स्काल शांति से पूछते हैं कि क्या वह उन्हें कोई वजह देना चाहते हैं। वह एक साफ अलग होने का सुझाव देता है कि दोनों राज्य एक दूसरे को अकेला छोड़ दें। जब पूछा जाता है कि क्या उन्हें अब गेम आर्क की मदद नहीं चाहिए, तो ईडन स्कल कहता है कि वह आर्की की हिफाजत में है, इसलिए जो लोग यकीन नहीं करते उनके साथ काम करना मुश्किल है। मार्गरेटा फिर सेलेना की तरफ मुड़ती है, यह सोचकर कि राजकुमारी भी गेम आर्क के खिलाफ है। सेलेना शांति से जवाब देती है कि वह किसी के खिलाफ नहीं है जब तक वह आर्क को मानते हैं। मार्गरेटा उन शक्तियों पर यकीन करने से मना करती है जो दिखाई नहीं देती। सेलेना इशारा करती है कि बीटल्स एक निशानी है, लेकिन वाइस कैप्टन उन्हें सिर्फ अच्छे से ट्रेन किए हुए मॉन्स्टर्स बताती है, आर्क का सबूत नहीं। सेलेना जवाब देती है कि भले ही यह सबूत नहीं है, लेकिन यह आर्क की मौजूदगी की निशानी जरूर है। अपना घमंड दिखाने के लिए मार्गरेटा कहती है कि वह आर्क को तभी मानेगी जब अभी बारिश हो। एक टेरोड्रोन जी हॉप को धक्का देता है, छोटी दुनिया की तरफ इशारा करते हुए। सेलेना की चुनौती सुनकर जीहा आसपास देखता है और एक स्प्रिंकलर देखता है। जल्दी से उन पर पानी बरसाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता जब तेज बारिश उसे लगभग डूबा देती है। कुछ देर बाद वह सेलिना के कमरे में जागती है। उसे याद करने में मुश्किल हो रही थी कि क्या हुआ था। सेलिना धीरे से बताती है कि वह बारिश के बाद बेहोश हो गई थी और अब वादे के मुताबिक उसे उनके साथ मिलना होगा, क्योंकि आर्क ने सच में जवाब दिया था। अब भी शक्कर में वह पूछती है कि क्या बारिश सच में आर्क ने की थी। उसकी परेशानी समझकर सेलिना उसे मंदिर ले जाती है और घुटने टेक कर दुआ करती है। आर्क से खुद को दिखाने के लिए कहती है। मार्गरेटा की आंखें बड़ी हो जाती हैं जब एक बड़ा हाथ छत से नीचे आता है। सेलेना उसे पास आने को कहती है, आर्क की मर्जी को महसूस करते हुए। अगली सुबह मार्गरेटा जेममार्क गैरिसन में बोलंडर को रिपोर्ट करती है, एस्ट्रम के बदलाव और ग्रोम और पेरोजिया के गायब होने के बारे में बताती है। भले ही कहानी पर यकीन करना मुश्किल था, कैप्टन उसे मान लेता है, उस पर पूरा भरोसा करते हुए। बोलंडर को आर्क के होने पर शक होता है जब मार्गरेटा कहती है कि उसने कोई और सिपाही नहीं देखा। वह बताना शुरू करती है कि क्या हुआ था, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है, उसे याद दिलाते हुए कि गैरिसन का बचना किसी भी अनदेखे भगवान से ज्यादा जरूरी है। वह उसे चुप रहने का हुक्म देता है ताकि लोग घबराएं नहीं। फिर भी बंद दरवाजों के पीछे मार्गरेटा चुपचाप भगवान से माफी मांगती है। उसका यकीन अब पक्का हो चुका था। वापस मॉडर्न दुनिया में यूएस के मैनेजमेंट ब्यूरो में हंटर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट एक कोरियन सुझाव को मंजूर करता है जिसमें जिह्वा भी शामिल है। वह अपने स्टाफ को सेकर हंटर एसोसिएशन को बताने और कोरियन हंटर्स की खासियतों की जांच करने का हुक्म देता है, खासकर यूजीहा की। अगली सुबह यूएस का प्रेसिडेंट हंटर एसोसिएशन को कोरियन हंटर्स की सभी एक्टिविटीज, ऑक्शन हाउस, अवेकनिंग सिस्टम और निको अप्रेजल के बारे में जानकारी मिलती है। हर नई बात उसकी इच्छा को और बढ़ा देती है, यूजीहा को अपने काम के लिए हासिल करने की। सेक्रेटरी उसके इरादे समझकर चेतावनी देता है कि यूजीहा को निशाना बनाना कोरिया हंटर एसोसिएशन को गुस्सा दिला सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट खतरों को फायदों के सामने रखता है, यह सोचकर कि यूजीहा को अमेरिका आने से जो फायदे मिलेंगे वह उसके साउथ कोरिया के खिलाफ जाने के खतरे से ज्यादा है। वह बताता है कि भले ही ऑक्शन हाउस और अवेकनिंग सिस्टम जैसे सिस्टम्स अच्छे हैं, लेकिन वह स्क्रोल्स, एलिक्सर्स और पोशंस जैसे खास चीजों की कीमत के सामने कुछ नहीं है। ये वह चीजें हैं जो यूजीहा जैसे बहुत कम लोग ही दे सकते हैं। वह जोर देता है कि उसकी वफादारी हासिल करना सबसे जरूरी है। कोरिया में फिर से अफरा तफरी मच जाती है जब वर्ल्ड ईटर को महसूस होता है कि एक जगह पर अंधेरे में नए मॉन्स्टर्स छुप रहे हैं। उन जीवित प्राणियों को बचाने के लिए जिन्हें वह पवित्र मानता है, वह अनडेड को अलग कर देता है, जितनी हो सके उतनी जिंदगियां बचाने के इरादे से। वह अपना बड़ा मुंह खोलता है और पूरी जमीन को निगल जाता है, उसे सुरक्षित जगह पर ले जाते हुए। जीहा अपने पेट्स के साथ जंगल में बैठा किताब पढ़ रहा है जब हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो उसका ध्यान खींचती है। बियोम उसे धक्का देता है, इशारा करते हुए कि वह उसके पीछे आए। वह अपने पेट्स के साथ समुंदर किनारे की तरफ चल पड़ता है जहां सूरज डूबने का गर्म रंग छाया हुआ था, और वर्ल्ड ईटर को देखता है जिसका मुंह पूरा खुला हुआ था। उस जानवर के काम को देखकर हैरान उसे एक नोटिफिकेशन मिलती है जो बताती है कि वर्ल्ड ईटर एक समुद्री रक्षक है जो जमीन पर मौजूद सभी जीवन की देखभाल करता है। इस वक्त वह एक आइलैंड को एक खराब माहौल से उसके रहने वालों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। काम की विशालता समझकर वह आखिरकार समझ जाता है कि इस बड़े जानवर को वर्ल्ड ईटर क्यों कहते हैं। उसके पास पूरे माहौल को जरूरत पड़ने पर बदलने की शक्ति और जिम्मेदारी है।
सिर्फ मछली पकड़ने और तैरने के अलावा कुछ न करने पर शर्मिंदा होकर उसने रक्षक से पूछा कि क्या सब ठीक है। जवाब में वह पानी उगलता है और जीहा इसे हाँ समझता है। जीहा को कुछ देर के लिए वर्ल्ड ईटर द्वारा छोड़े गए पूरे इकोसिस्टम की देखभाल करने की जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। जब वह बड़ा जानवर चला जाता है, वह हाथ हिलाता है और वादा करता है कि वह जमीन की अच्छे से देखभाल करेगा। कहानी जी मार्क विलेज की तरफ बदलती है, जहां मार्गरेटा पर उसके धर्मी विश्वास के लिए नजर रखी जा रही है। कुछ घंटे पहले बार्टोक, गे मार्क नाइट्स का कमांडर, उससे ट्रेनिंग के दौरान मिलने आया था। उसने उसे बाद में अपने ऑफिस आने को कहा था। अपना मजबूत हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसके चेहरे पर एक बुरी शैतानी मुस्कुराहट फैल गई थी जब उसने आर्क के बारे में बात करने का इशारा किया था। अब बार्टोक के ऑफिस में वह मार्गरेटा से आर्क के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है। वह बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन वह आर्क के निशान वाले एक पेंडेंट की तरफ इशारा करता है और उसे झूठ न बोलने की चेतावनी देता है, यह कहते हुए कि उसने उसके काम हमेशा देखे हैं। वह यह जम जाती है, डर और घिन उस पर छा जाती है जब उसे एहसास होता है कि बार्टोक उसे बिना रुके देख रहा था। वह जोर देता है कि उसके आर्क से रिश्ते के बारे में कोई और नहीं जानता, यह दिखाते हुए कि उसकी खामोशी एक एहसान है। वह तुरंत समझ जाती है कि वह उसके राज का फायदा उठाना चाहता है और उसे अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करना चाहता है। उसे भेजते हुए वह साफ कर देता है कि जब भी उसे बुलाया जाएगा वह बात मानेगी, उसे परेशान छोड़ते हुए। कुछ दिन बाद मार्गरेटा घर जा रही है, बार्टोक की लगातार नजर के बोझ से दबी हुई। वह अपने घर के पास आते ही रोशनी जली हुई देखती है और रुक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या उसने उन्हें ऐसे ही छोड़ा था। वह ध्यान से अंदर कदम रखती है। एक ठंडी बेचैनी उसकी सुरक्षा की भावना की जगह ले लेती है। वह मुश्किल से दहलीज पार करती है जब बार्टोक उसका नाम चिल्लाता है, उसे अंदर तक हिला देते हुए। बार्टोक की मौजूदगी उस पर हावी हो जाती है, यह पूछते हुए कि वह इतनी देर से घर क्यों आई है, और वह मुश्किल से बुदबुदा पाती है कि यह ट्रेनिंग की वजह से था। वह उसकी डायरी हवा में लहराता है, यह कहते हुए कि यह उसके पहले के शख्स का सबूत है कि एक गे मार्क नाइट आर्क में यकीन करता है। धार्मिक किताब हाथ में लिए बार्टोक उसकी आर्क के कई औरतों के साथ मशहूर रिश्तों पर मजाक उड़ाता है जिससे अनगिनत प्रजातियां पैदा हुई थीं। मार्गरेटा घबराकर विरोध करती है, लेकिन वह एक बुकमार्क की तरफ इशारा करता है और जोर से पढ़ता है, उसकी बेइज्जती को और बढ़ाते हुए। बार्टोक उसे उन कामुक हिस्सों से चिढ़ाता है, आर्क के देवता रूप और सिल्वर बर्ड के प्यार के बारे में बेरहमी से बोलता है, उस पक्षी की खूबसूरती पर जोर देते हुए। उसकी बातें कमरे में गूंजती हैं, मार्गरेटा को गुस्सा दिलाती है। वह किताब की तरफ लपकती है, लेकिन बार्टोक के नाइट्स बीच में आ जाते हैं, उसे रोकते हुए और इज्जत मांगते हुए। बार्टोक उस पर गमार्क एम्पायर को धोखा देने का इल्जाम लगाता है। वह उसे याद दिलाता है कि उसने एक बार कसम खाई थी कि वह एम्पायर का राज्य कॉन्टिनेंट पर बढ़ाएगी। यही वजह थी कि वह एक नाइट बनी थी, लेकिन अब उसकी वफादारी आर्क के साथ है। वह मार्गरेटा पर हावी हो जाता है, उसे धमकी देता है कि उसे टूटी हुई कसम की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह बोलेंडर द्वारा उसकी परवरिश का भी मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि नाइट्स के कैप्टन ने उसे वाइस कैप्टन के रूप में भरोसा करके गलती की थी। उसकी धमकियों से हद तक धकेली गई। वह गुस्से में आ जाती है, पूछती है कि उसे क्या चाहिए। फिर वह अपनी डरावनी आखिरी चेतावनी देता है कि उसे हर रात उसके सामने झुकना होगा ताकि आर्क में उसके यकीन के लिए सजा भुगत सके। अगली सुबह वह अपने पिता बोलेंडर को तकरार के बारे में बताती है, जो उसे बार्टोक का शिकार नहीं बनने देता। वह विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है। भले ही बार्टोक को मिली डायरी उसे गुस्सा दिलाती है, उसकी चिंता उसके गुस्से से ज्यादा है और वह उसे गांव छोड़ने को कहता है। भावनाएं उसके ख्यालों पर छा जाती हैं जब वह उसकी परवरिश पर सोचता है। वह जानता था कि वह एक दिन मुश्किल पैदा कर सकती है, लेकिन इतनी जल्दी की उम्मीद नहीं की थी। वह उसे आजादी का एक छोटा रास्ता देता है, उसे भगोड़ा घोषित करते हुए। बोलेंडर उसे तसल्ली देता है कि बार्टोक को अभी भी उसकी जरूरत है, इसलिए वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जब मार्गरेटा पूछती है कि अगर वह बस हालत को मान ले तो क्या होगा, वह फिर यह पूछता है कि क्या वह सच में उसे अपना पति बनाना चाहती है। वह चेतावनी देता है कि उस मोटे भ्रष्ट आदमी से शादी करने से वह एक किसान से भी बदतर हो जाएगी, कुछ ऐसा जो वह बर्दाश्त नहीं करेगा। वह उसे एक बैग और एक हथियार देता है, उसे तैयार होने का हुक्म देता है। उसके गार्ड्स को हुक्म है कि जब वह दीवार कूदेगी तो दूसरी तरफ देखें। वह उसे अपनी स्किल्स पर भरोसा करने को कहता है ताकि सोलर नाइट से बच सके, और उसे तुरंत जाने को कहता है। उसे उस जगह को ढूंढने का हुक्म देता है जहां उसने आर्क का चमत्कार देखा था। वह चुपचाप कसम खाती है कि वह एक दिन वापस आएगी और बार्टोक का सामना करेगी, उसकी तानाशाही खत्म करेगी। उस रात वह बार्टोक की मांगी हुई मुलाकात के लिए आकर्षक कपड़े पहनती है, लेकिन उसका दिमाग सिर्फ भागने पर लगा हुआ था। जैसे ही वह बाहर कदम रखती है, उसके 2 नाइट्स इंतजार कर रहे थे। उनकी नजर गंदी और घुसपैठ करने वाली थी। रेस्ट रूम का बहाना बनाकर वह अपने भागने की योजना शुरू करती है, जबकि गार्ड्स उसके बार्टोक के सामने झुकने पर गंदी शर्तें लगा रहे थे। 20 मिनट गुजर जाते हैं उसके वापस आए बिना। दोनों नाइट्स बेचैन हो जाते हैं और एक चेक करने जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मार्गरेटा पहले ही दीवार तोड़कर निकल चुकी थी। अलार्म की घंटियां तुरंत बज जाती हैं। एक नाइट उसे घोड़े पर बैठकर दक्षिण की तरफ भागते हुए देखता है और दूसरों को अलर्ट करता है।
बार्टोक हर नाइट को उसका पीछा करने का हुक्म देता है, वादा करता है कि जो भी उसे पकड़ेगा और उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करेगा उसे इनाम मिलेगा। वह खुद उसके पीछे दौड़ता है। मार्गरेटा खेत में दौड़ती है, पीछे मुड़कर देखती है नाइट्स की फौज को करीब आते हुए। वह अपने विकल्पों पर गौर करती है, मॉन्स्टर्स से भरे जंगल में भागे या खुले मैदान का खतरा उठाए जहां उसका घोड़ा उनसे तेज नहीं दौड़ सकता। वह बेचैनी से कोई और भागने का रास्ता ढूंढती है। जैसे ही बार्टोक का हाथ उसे लगने ही वाला था, एक चमकती हुई बिजली गिर जाती है, उसके और पीछा करती हुई फौज के बीच जमीन को चीरते हुए। सदमे की लहर नाइट्स को पीछे धकेल देती है, उसे वह कीमती शुरुआत देती है जिसकी उसे जरूरत थी। बार्टोक और उसके नाइट्स को पता चले बिना बिजली गिराना जीहा का काम था, जो पानी ने किया था। पहले गार्डन में वर्ल्ड ट्री लाइब्रेरी के बीटल्स घबराहट में आए थे, अपनी छोटी डायरीज में नोट्स लिखते हुए। उन्होंने जीहा को मार्गरेटा की ब्लैकमेल, भागने और नाइट के पीछा करने की जानकारी वाले नोट्स दिए। डर कर जीहा उसे ढूंढने लगा, पहले एस्ट्रम और गमार्क के पास, लेकिन वह कहीं नहीं दिखी। फिर उसने उसे एक खेत में सोलर नाइट्स के साथ पीछे दौड़ते हुए देखा। बिना किसी झिझक के उसने पैनी की तरफ मदद के लिए देखा, उसे बचाने में। बार्टोक हैरान और डरा हुआ सिर्फ हकला पाता है, उस शानदार जीव को सुनहरी रोशनी में चमकते हुए देखकर। जैसे ही वह समझने की कोशिश करता है कि यह जानवर क्या है, उसके आदमी चिल्लाते हैं कि बिजली के नुकसान ने उसका पीछा करना नामुमकिन बना दिया है। मार्गरेटा उस चमत्कारी हस्तक्षेप को पहचानते हुए घोड़े के पास जाती है, अपनी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती है। वह उसकी पीठ पर चढ़ जाती है, उसकी मेन को पकड़ते हुए और वह रोशनी के एक तेज झोंके में आगे बढ़ते हैं, बार्टोक के प्रयासों को टुकड़े टुकड़े करते हुए। उस चमकते हुए घोड़े पर सवार होकर मार्गरेटा रफ्तार से हैरान रह जाती है, और कैसे दुनिया इतनी छोटी लगती है जब एस्ट्रम विलेज नजर आता है। जब वह एस्ट्रम विलेज में जमीन पर उतरते हैं, वह सोचती है कि क्या यह सब आर्क का आशीर्वाद है। मार्गरेटा को तुरंत गांव वाले पहचान लेते हैं, जो प्रिंस को अलर्ट करते हैं। वह जमीन पर गिर जाती है और एडिंस्कल उसकी तरफ दौड़ता है, आर्क के चमत्कारों का अनुभव करते हुए। मार्गरेटा रस्टल आखिरकार वफादारी की कसम खाती है और इस तरह जीहा की हिफाजत में आ जाती है। वह पोनी की तरफ मुड़ता है, जो उसे सुरक्षित बचाने के बाद वापस आता है। इस अनदेखे संकट के हल होने के बाद जीहा अपना ध्यान अपने अगले काम पर लगाने का फैसला करता है। वह हंटर एकेडमी पहुंचता है, उस सिस्टम के बारे में उत्सुक था जो वह इस्तेमाल करता है। हंटर एकेडमी एक सरकारी प्रोग्राम है जो यंग हंटर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया गया है, उनकी प्रतिभा को लो से हाई रैंक तक बढ़ाते हुए। जीहा बाहर से दो स्टूडेंट्स को लड़ते हुए देखता है, और जब वह फैसिलिटी का जायजा लेता है, वह सोचता है कि यह जगह उन्हें असली दुनिया की हालतों के लिए तैयार करने के लिए बहुत छोटी है। वह सोचता है कि भले ही थियोरेटिकल और फंडामेंटल एजुकेशन ठीक लगती है, फिर भी स्टूडेंट्स का अनुभव नियंत्रित माहौल तक ही सीमित है। वह सोचता है इस जगह में असली लड़ाई की ट्रेनिंग की कमी है। यह सोचता है कि क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट्स असली मॉन्स्टर्स का सामना नहीं करते। वह सोचता है कि असली खतरों के सामने आए बिना एकेडमी के ग्रेजुएट्स को असली खतरे का सामना करने पर मुश्किल हो सकती है। एक हल ढूंढने के लिए दृढ़ निश्चयी, वह इस कमी को पूरा करने के तरीके ढूंढने के लिए सिस्टम बुक देखता है। ग्युनबेक, जिसने उसे एकेडमी आने के लिए खुद बुलाया था और अपने खाली समय में यहाँ वॉलंटियर भी करता है, उससे मिलने आता है और उसकी राय पूछता है। जीहा फैसिलिटीज की तारीफ करता है और निमंत्रण के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। ग्युनबेक को एकेडमी का गाइडेड टूर देने के लिए प्रेरित करते हुए जीहा के हंटर एकेडमी के लिए निकलने के बाद उसके सभी जानवर साथी गार्डन में इकट्ठे होते हैं और चर्चा करते हैं कि उनका मालिक हाल ही में काम से कितना थका हुआ है। जब वह आसपास नहीं होता तो उनकी एक्टिविटीज सिंपल होती है। वह घास खाते हैं, झील में खेलते हैं और उसके बाद नींद के लिए सिमट जाते हैं। जब नेचर गॉड्स सोते हैं, टेराड्रोन्स काम पर लग जाते हैं। वह झील साफ करते हैं, पेड़ों की देखभाल करते हैं, संसाधन इकट्ठे करते हैं और जंगल की देखभाल करते हैं। भले ही उनमें से कुछ अपने अंडरग्राउंड किंगडम में जाते हैं, जहां वह हंटर्स के लिए हथियार और पुरानी चीजें बनाते हैं। वह डंजन्स की भी देखभाल करते हैं, अलग अलग तरह के डंजन्स के लिए लकड़ी के निशान लगाते हैं और पैक्ड डंजन चेस्ट्स रखते हैं। काम भरे दिन के बाद पिटेरोड्रोन्स इकट्ठे होते हैं एक अच्छी ट्रीट का मजा लेने के लिए, एक दूर जगह से शहद, जो जीहा वापस लाया था। टेराड्रोन्स के संतुष्ट होने पर जीहा अपना ध्यान सिस्टम बुक की तरफ करता है ताकि हंटर एकेडमी के स्टूडेंट्स को असली लड़ाई के लिए ट्रेन करने का तरीका ढूंढ सके। जब वह पन्नों को देखता है तो उसे अनदेखे विषय मिलते हैं, जैसे बीज कैसे लगाएं या शेर को कैसे ट्रेन करें। फिर उसे कुछ बहुत दिलचस्प दिखता है, एक छोटी दुनिया बनाने के तरीके। जीहा हैरान होता है यह जानकर कि वह एक छोटी दुनिया बना सकता है। आगे पढ़ते हुए वह सीखता है कि ये कॉन्सेप्ट्स उस दुनिया से बिल्कुल अलग लगते हैं जिसे वह जानता है। वह हैरान होता है कि अगर जो दुनिया वह देखता है वह सिर्फ एक डंजन का टुकड़ा है, तो जो वह पढ़ रहा है वह एक दुनिया बनाने जैसा है और उसमें जान डालने जैसा है जहां सिर्फ आत्माएं ही जा सकती हैं। वह सोचता है कि आत्माओं की छोटी दुनिया में जाने के लिए एक शरीर तैयार करे, उन्हें नए अनुभव पाने के बाद वापस आने की अनुमति दे। वह इसका इस्तेमाल एकेडमी स्टूडेंट्स को असली लड़ाई के हालतों में ट्रेन करने के लिए एक नियंत्रित माहौल बनाने के बारे में सोचता है। यकीन नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, वह कोशिश करने का फैसला करता है। वह मिट्टी की छोटी आकृतियां बनाता है, हर फीचर को ध्यान से ठीक करते हुए। हैरानी से वह और उसके पेट्स नीचे देखते हैं।
3 गुड़ियों पर एक मॉन्स्टर बनाने के लिए बनाई गई थी। उसके पेट्स चुपचाप फैसला करते हुए घूरते हैं, उसकी भयानक स्किल की कमी से निराश। किताब बताती है कि अगर एक आत्मा एक शरीर में जाती है और जीहा उसे एसेंस देता है तो एक छोटी दुनिया बनेगी। वह इसे टेराड्रोन्स पर टेस्ट करने का फैसला करता है। उन्हें शहद से रिश्वत देता है ताकि वह मिट्टी की गुड़ियों में घुस सकें। अपने शरीर छोड़ने के ख्याल से वह घबरा जाते हैं, पत्तों की तरह कांपते हैं, लेकिन वह उन्हें तसल्ली देता है कि यह बेनुकसान है। उसकी हिदायतों का पालन करते हुए वह पोर्टल से कूदते हैं। अंदर पहुंचने पर उनकी आत्माएं मिट्टी के शरीरों में चली जाती हैं और वह अपने नए अजीब हाथ पैरों को घूरते हैं। वह इस बात से और ज्यादा बेचैन हो जाते हैं कि वह मिट्टी की गुड़िया बन गए हैं। बाहर बाकी टेरोड्रोन्स दुख से गिर जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दोस्त हमेशा के लिए चले गए। टेरोड्रोन्स मिट्टी की गुड़ियों के अंदर जिंदा हो जाते हैं। जीहा चेक करता है कि क्या इस छोटी दुनिया में स्किल्स और खासियतें मिल सकती हैं। वह एक शर्त रखता है कि जो भी गुड़ियों के रूप में मॉन्स्टर्स को हराएगा उसे दुगना शहद मिलेगा। लेकिन वह देखता है कि भले ही उसके मददगार गुड़ियों के रूप में अपनी असली स्किल्स यूज नहीं कर सकते, फिर भी ये प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। उसे लगता है कि एकेडमी के स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो सकता है, लेकिन एकेडमी में ये छोटी दुनिया खोलना बहुत महंगा होगा जब उनका ट्रायल खत्म हो जाएगा। बीटल्स वापस अपने शरीर में आ जाते हैं और जीहा के पास इकट्ठे होते हैं, जो सबकी तारीफ करता है और छोटे चेक करता है। फिर उसे पता चलता है कि क्वेस्ट पूरा होने के बाद छोटी दुनिया अपने आप सारे नुकसान ठीक कर देगी। उसके बाद उसे दुनिया बनाने की स्किल मिलती है और एक टेरा ड्रोन को नई स्किल रेजोल्यूट स्ट्राइक मिलती है। टेरा ड्रोन को देखते हुए वह देखता है कि उसका एक पंजा तेज तलवार जैसा बन गया है। उसे खुशी होती है कि अब नए हंटर्स डंजन्स के लिए असली तरीके से ट्रेनिंग कर सकते हैं और बड़े हंटर्स अपनी जान खतरे में डाले बिना मॉन्स्टर्स से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर एक नोटिफिकेशन उसे बताती है कि उसने वर्ल्ड ट्री के मकसद का कुछ हिस्सा समझ लिया है। उसकी क्लास वर्कर से बदलकर सिंपैथाइजर ऑफ द वर्ल्ड ट्री हो जाती है और उसकी वर्ल्ड ट्री ब्लेसिंग्स, प्लांट एमिएबिलिटी और सैंक्चुरी डेवलपमेंट भी लेवल अप हो जाती है। अगले दिन वह अपनी बेहतर स्टैट्स और नई मिली खासियतें, ऑब्जर्वेशन और पोजेशन को देखता है और पता चलता है कि वह किसी भी चीज में रह सकता है, जैसे पेड़, पौधे, पत्थर और जानवर। पोजेशन उसे बिल्कुल सुरक्षित भी बना देता है। इससे वह छोटी दुनिया को सीधे एक्सप्लोर कर सकता है। एक दिन वह इसे एक चिड़िया के रूप में ट्राई करना चाहता है। उसकी दुनिया बनाने की खासियत भी उतनी ही शक्तिशाली साबित होती है। इससे वह पूरे माहौल को बना सकता है और दुनिया के साथ साथ उसके अंदर की चीजें भी बना सकता है। बस एक कमी है, इसमें बहुत ज्यादा एसेंस लगता है। सोचने के बाद उसे समझ आता है कि वह कुछ छोटी दुनिया बना सकता है और उनमें जाने के लिए पैसे ले सकता है, लेकिन हंटर एकेडमी के लिए वह इसे फ्री रखने का फैसला करता है, भले ही वह चाहता है कि सबको यह फ्री में दे सके। इस सोच से हिम्मत पाकर जीहा अपने आइडियाज बनाना शुरू करता है, उन्हें सच करने के लिए। सीन हंटर एकेडमी की तरफ बदलता है, जहां एक नई इंस्ट्रक्टर जिनसुहे का स्वागत किया जाता है ताकि वह बताए कि हंटर होने का क्या मतलब है। वह खुद को एक मैनेजर और एन्चांट्रेस क्लास हंटर बताती है, जो सोर्ड विच सेयू हिजिन की सेवा करती है। उसका टाइटल सुनकर ही स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं। उनमें से ज्यादातर ने कभी किसी एन्चांट्रेस को सामने से नहीं देखा था। जैसे ही वह सवाल लेने की तैयारी करती है, एक स्टाफ मेंबर जरूरी खबर के साथ अंदर आता है। एकेडमी के अंदर एक गेट खुल गया है। पूरे कमरे में डर फैल जाता है। जिनसुहे आगे बढ़ती है, टीचर्स को कहती है कि स्टूडेंट्स को कंट्रोल में रखें जब तक वह गेट की जांच करती है। उस जगह पर ग्वेनबक उस अजीब चीज को देखने आता है। जैसे ही उसका हाथ उससे लगता है, उसका शरीर गिर जाता है, बेजान लगता है। कुछ ही पलों में वह कहीं और जागता है, डंजन के अंदर। उसका शरीर बड़ा और ताकतवर हो गया है और उसके पास एक ऐसा हथियार है जिसे वह पहचानता नहीं। उसे तब समझ आता है जब एक सिस्टम नोटिफिकेशन उसे ट्यूटोरियल डंजन में वेलकम करती है, बताती है कि सामान उसकी क्लास और एबिलिटीज के हिसाब से अपने आप मिल जाता है। उसे सिर्फ बेसिक स्किल्स यूज करने की इजाजत है। फिर भी सिस्टम भरोसा दिलाता है कि यहाँ लगी कोई भी चोट उसके असली शरीर पर नहीं पड़ेगी। स्टेज 1 शुरू होता है, जिसका मकसद जंगल में छुपी क्रीपर्स को हराना है। सिस्टम का यह भरोसा कि उसका असली शरीर सुरक्षित है उसके इरादे को मजबूत करता है और एक हवा में तैरती स्क्रीन मॉन्स्टर्स की जगह बताती है। वह जंगल में कदम रखता है। शक बढ़ता है। इस डंजन के आने का समय जानबूझकर किया गया लगता है, जिससे वह सोचने लगता है कि कौन ऐसी चीज कर सकता है। जल्दी ही उसे मॉन्स्टर्स का एक ग्रुप दिखता है और वह और अंदर जाने का फैसला करता है और ज्यादा पता लगाने के लिए एक ही तेज वार से वह उन्हें खत्म कर देता है। उसे समझ आता है कि यहाँ सिर्फ बेसिक स्किल्स काम करती हैं। ये पाबंदी ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही सेटअप है। डंजन क्लियर करने पर उसे एक नई एबिलिटी पावर स्ट्राइक मिलती है। उसका शक पक्का हो जाता है कि ये जगह उन नए लोगों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है जिनके पास कोई स्किल्स नहीं है। एक नोटिफिकेशन स्टेज 2 में जाने का ऑफर करती है, लेकिन वह मना कर देता है। अगले ही पल उसकी आंखें इन्फर्मरी में खुलती हैं। एक डॉक्टर बताता है कि वह डंजन में घुसते ही बेहोश हो गया था। बिना देर किए वह उठता है और दूसरे इंस्ट्रक्टर्स को बताने जाता है। उसे यकीन है कि यह डंजन कोरियन हंटर्स की तरक्की में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। जेनबैक का अंदाजा सही साबित होता है। एकेडमी का नया ट्रेनिंग गेट हंटर्स पर बहुत गहरा असर डालता है। यह एक्सपीरियंस पाने और नई स्किल्स सीखने का एक खास मौका देता है, बिना किसी असली खतरे के। लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है, लेकिन जल्दी ही नाखुशी भी शुरू हो जाती है।
बहुत से लोग इस खास सुविधा की बुराई करते हैं, कहते हैं कि यह गलत है कि सिर्फ एकेडमी के स्टूडेंट्स ही गेट तक जा सकते हैं, जबकि बाहर हजारों नए हंटर्स को भी वही मौका चाहिए। जी हाँ, ऐसे विरोध का पहले से ही अंदाजा लगाकर जल्दी से ऐसे डंजन्स बनाता है जो नए और पुराने दोनों हंटर्स के लिए हों। कुछ दिन बाद जीहा की दुकान के बिल्कुल बाहर एक गेट दिखाई देता है। अचानक फैला यह हंगामा आधे घंटे पहले के शांत माहौल से बिल्कुल अलग है, जब हवायोन और चुलह्युन बस साथ में ड्रिंक्स का मजा ले रहे थे। बिना सोचे हवायोन चुलह्युन को गिल्ड को इकट्ठा करने का हुक्म देती है। जब मेंबर्स गेट के सामने इकट्ठे होते हैं, वह उनका ध्यान एक हवा में तैरती नोटिफिकेशन की तरफ करती है। यह बताती है कि यह डंजन तजुर्बे वाले हंटर्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड है, जिसमें सामान और स्टैट्स उनकी एबिलिटीज के हिसाब से सेट किए गए हैं। फिर वह उन्हें एंट्रेंस के पास गड्ढे रखने को कहती है ताकि उनकी लैंडिंग नरम हो, क्योंकि अंदर जाते ही वह अपने शरीर छोड़ देंगे। डंजन के अंदर गिल्ड एक बड़े अनजान इलाके में जागती है। उनके शरीर और सामान सिस्टम के रूल्स के हिसाब से बदल गए हैं। हर हथियार बहुत सोच समझकर बनाया गया लगता है। उनकी ताकत बढ़ाता है। वायोन अपने हाथों में स्टाफ को देखकर हैरान होती है। उसका फायर डैमेज बढ़ गया है। उसका ईथर इफेक्ट 3 गुना हो गया है। यह फर्क उसे तुरंत दिखता है। जबकि गिनबेक को पहले डंजन में सिर्फ बेसिक शुरुआती सामान मिला था, ये वाला उन्हें बेहतरीन क्वालिटी के हथियार देता है। जल्दी ही हर मेंबर के सामने सिस्टम विंडोज दिखाई देती हैं, उनके पॉइंट्स, क्लास और स्टैट्स की पुष्टि करने के लिए। जैसे ही वह आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं, एक और प्रॉम्प्ट एसेंसेस में फीस मांगता है। जरूरी रकम हर इंसान के लिए अलग है। वायन को गिल्ड मास्टर होने के नाते सबसे ज्यादा खर्च करना पड़ता है। एक पल के लिए उसे मायूसी घेर लेती है। फिर भी एक टीममेट उसे भरोसा दिलाता है कि ज्यादा खर्च का मतलब ज्यादा इनाम हो सकता है। यह बात मानकर वह राजी हो जाती है और ट्रायल शुरू होता है। एक काले शेर की अचानक चीख पूरे इलाके में गूंजती है। टीम रुक जाती है, हैरान है कि इतना खतरनाक मॉन्स्टर ट्रेनिंग डंजन में कैसे आ सकता है। डर वायन को घेर लेता है। उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे पीछे हटने को कहती है, लेकिन वह खुद को संभालती है। यहाँ उनकी जान खतरे में नहीं है, सिर्फ उनकी इज्जत और तरक्की की। नए इरादे के साथ वह अपने स्टाफ में आग भरती है। अपनी गिल्ड को शांत रहने, साथ मिलकर लड़ने और क्वेस्ट पूरा करने का हुक्म देती है। यह जीत एक गहरा असर छोड़ जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायान अपना तजुर्बा बताती है। इस बात पर जोर देती है कि इस डंजन ने साबित किया कि सही सामान के साथ खतरनाक मॉन्स्टर्स को भी आसानी से हराया जा सकता है। वह ऐलान करती है कि ऐसे ट्रेनिंग ग्राउंड्स कोरियन हंटर्स की तरक्की को तेज करेंगे। इधर जीहे शांति से सब कुछ देखता है। वायोन की मौजूदगी में डंजन को रिलीज करना एक सोचा समझा फैसला था। मॉन्स्टर्स की अलग अलग कस्में ने यह पक्का किया कि हर हिस्सा लेने वाले को कुछ खास फायदा मिले उसके दिमाग में। इसका क्रेडिट ईडन स्कल और सेलिना को जाता है। एस्ट्रम के क्रीचर्स के बारे में उनकी जानकारी ने इन अलग अलग ट्रायल मॉन्स्टर्स को बनाने की बुनियाद रखी थी। पहले जीहा ने गलतियां की। उसने गलती से ऐसे मॉन्स्टर्स बना दिए जो टेरा ड्रोन्स के लिए बहुत ताकतवर थे। फिर भी यह एक सीखने का मौका बन गया। मार्गरेटा भी अपने नए माहौल में खुश है, सबकी मदद कर रही है। रिसर्च करते हुए जीहा को ट्रेनिंग में लागू करने के लिए एक नया आइडिया मिलता है। वह कभी कभी बेहतर सामान देने के बारे में सोचता है ताकि हंटर्स अपनी हदों को परख सकें। इधर एकेडमी में एक ग्रुप ट्रेनिंग डंजन में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। यंग दसिल नाम की एक लड़की घबराहट दिखाती है, लेकिन उसका टीममेट शिन हिएसुंग उसे तसल्ली देता है। सबको याद दिलाता है कि उनके असली शरीर सुरक्षित रहेंगे और मकसद ज्यादा से ज्यादा मॉन्स्टर्स को हराना है। सैंगमून एक नया रिकॉर्ड बनाने का सुझाव देता है, लेकिन यूमी को शक है कि वह ग्रुप 3 को भी पीछे छोड़ पाएंगे। वह उससे पूछती है कि वह उस ग्रुप के म्योंगहुन को कैसे हराने का प्लान बना रहा है। सैंगमून को यकीन है कि अंदर के मॉन्स्टर्स कमजोर हैं और अगर उन्हें वही मॉन्स्टर्स मिलते हैं तो वह अपने रिजल्ट्स की सही तुलना कर सकते हैं। वह बताता है कि ग्रुप 3 ने स्टेज 3 तक 8 मिनट्स में पहुंचा था, तो उन्हें बस उससे तेज होना है। फिर भी दास्युल चिंतित है, जानती है कि म्योंगहुन की रेपुटेशन एकेडमी के हानस्युंग ह्युक जैसी है। उनकी बारी शुरू होती है। स्टूडेंट्स फ्लैश थॉर्न नाम के मॉन्स्टर पर हमला करते हैं। यह एक अजीब चीज है जो एक प्टेरोड्रोन की आत्मा में रहती है। जैसे ही वह आगे बढ़ते हैं, उसकी पीठ पर के कांटे बहुत तेज रफ्तार से निकलते हैं। उनकी शील्ड हमले को बिल्कुल सही समय पर रोक लेती है। हाइसोन 3 पंजे वाले वार से जवाब देता है। 3 ब्लेड्स मॉन्स्टर पर वार करती हैं। हेइसुंग और सैंगमून मॉन्स्टर को उलझाए रखते हैं, जबकि यूमी दासोल को अपना धनुष तैयार करने को कहती है। तीर टकराते ही फट जाता है, उसके शरीर को चीर देता है, लेकिन मॉन्स्टर जवाब देता है। सैंगमून को जख्मी करता है। वह खुद को मजबूत रहने पर मजबूर करता है। खुद से कहता है कि हर जख्म एक सबकड़ है। जैसे ही फ्लैश थॉर्न गिरता है, टीम थोड़ी देर आराम करती है और सैंगमून को चेक करती है। हीसंग उन्हें फोकस करने को कहता है, चेतावनी देता है कि तीसरा स्टेज इंतजार कर रहा है। गेट खुलते हैं और एक बहुत बड़ा ट्रोल दिखता है जो काली एनर्जी से घूम रहा है। दोनों लड़के आगे बढ़ते हैं, लेकिन ट्रोल के बड़े मुट्ठी उन पर टकराते हैं। दोनों को हवा में फेंक देते हैं। यूमी जल्दी से रिएक्ट करती है, आग के गोले बुलाती है जो ट्रोल पर टकराते हैं। जब धुआं छौंटता है तो वह जानवर लगभग बिना किसी चोट के खड़ा होता है। उसे समझ आता है कि उसकी आग काफी नहीं है। वह दूसरे स्पेल पर जाने की तैयारी करती है। उसी पल उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, पूछती है कि क्या वह सच में यहाँ वह स्किल यूज करना चाहती है। जीहा गलती से अपने ख्याल बोल देता है और इस गलती की वजह से उसे जल्दी से स्टूडेंट्स को गाइड करने का दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता है। इससे वह अपनी स्पेल बुक में एक टिप लिखता है।
वह उसे डैमेज ओवर टाइम मैजिक, जिसे डॉट मैजिक भी कहते हैं, यूज करने की सलाह देता है ताकि ट्रोल अपनी हेल्थ वापस न बना सके। यह सलाह यूमी की याद ताजा करती है। उसकी पढ़ाई में बताया गया था कि ट्रोल्स मुश्किल दुश्मन अपनी ताकत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी ठीक होने की एबिलिटी की वजह से होते हैं। यह याद करके वह हेसुंग को मॉन्स्टर को पकड़े रहने को कहती है ताकि वह फायरवॉल कास्ट कर सके। जैसे ही उसका स्पेल शुरू होता है, ट्रोल आग की लपटों में घिर जाता है। उसकी चीखें डंजन को हिला देती हैं, और जब आग आखिर में बुझ जाती है तो वह जानवर मरा हुआ पड़ा होता है। सिस्टम तुरंत कंफर्म करता है कि उनका क्वेस्ट पूरा हो गया है। उनकी परफॉर्मेंस को बेहतरीन बताया जाता है। उन्हें खास इनाम के तौर पर एसेंस मिलता है। उनकी खरुशी के लिए उन्होंने एक नया रिकॉर्ड भी बना लिया है। उनकी खरुशी और बढ़ जाती है जब उन्हें पता चलता है कि ग्रुप 3, जो उनकी राइवल टीम थी, उन्हें एसेंस इनाम में नहीं मिला था। जिनसू हाय की जिज्ञासा उसे पूछने पर मजबूर करती है कि उन्होंने ये कैसे किया, और यूमी बताती है कि उन्होंने डंजन सिस्टम से मिली एक यूजफुल टिप पर काम किया था। स्टेज क्लियर करने से स्टूडेंट्स को एकेडमी से कुछ देर के लिए बाहर जाने की इजाजत मांगने की हिम्मत मिलती है। जिनसू ही उनकी इच्छा पूरी करती है, भले ही वह उनके साथ जाने का फैसला करती है। यह फैसला उन्हें डिस्ट्रिक्ट 7 में जीहा की दुकान तक ले जाता है। जब वह पहुंचते हैं तो दुकान के बाहर की भीड़ ज्यादातर स्टूडेंट्स को हैरान कर देती है। यह साफ याद दिलाता है कि इस जगह को हंटर्स का सैंक्चुरी क्यों कहते हैं। सिर्फ यूमी शांत रहती है। अपने क्लासमेट्स को बच्चों की तरह घूरते देख वह उनका मजाक उड़ाती है कि ऐसे बिहेव करना बंद करो जैसे यह उनका पहली बार बाहर आना है। हीसंग पास में एक कैटेगरी 3 ट्रेनिंग डंजन देखता है और हैरान होता है कि यह उनकी एकेडमी वाले से कितना अलग दिखता है। डीजल का ध्यान लेकिन भीड़ में एक लंबे कवच पहने हुए आदमी की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स जल्दी ही उसे किम दे ओ खून के रूप में पहचान लेते हैं। वह हंटर जिसे आर्क का अपोस्टल माना जाता है, जिसे होली नाइट क्लास में आगे बढ़ना है जब वह अवेलेबल होगी। टाइटल के बारे में क्यूरियस होकर स्टूडेंट्स जल्दी ही सीख जाते हैं कि अपोस्टल वह होता है जो आर्क के सिद्धांतों का अध्ययन करता है और उन्हें फैलाता है। दाओकुन पर पहले यकीन नहीं किया गया था, लेकिन अब हंटर्स उससे गाइडेंस के लिए मिलते हैं। हीसंग सोचता है कि जब इतने सारे सबूत पहले से ही मौजूद हैं तो आर्क की शिक्षाओं को पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है उसके संभावित आने की तैयारी के लिए। जब जिन सूही उनकर ग्रुप को दुकान में घुसने की इजाजत लेने के लिए अलग जाती है, ग्रुप का ध्यान एक बहुत बड़े चमकदार पेड़ की तरफ जाता है। उसका आकार ऐसा है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही वह करीब आते हैं, ग्रुप में थोड़ी हंसी मजाक शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी खरुशी जल्दी ही बदल जाती है जब चाहवायोन उनके पास आती है। वह उनका गर्मी से स्वागत करती है, स्टूडेंट्स को उनकी डंजन परफॉर्मेंस पर बधाई देती है और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। उसकी तारीफ से यूमी लगभग बोल नहीं पाती। अपने आइडल से बात करना एक सपने जैसा लगता है। फिर यूजीहा आगे बढ़ता है, आमतौर पर खुद को दुकान का मालिक बताता है। स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं, उससे मिलने के लिए उत्सुक हैं। हीसंग तो एक फैन की तरह अपनी तारीफ भी बोल देता है। जीहा उन्हें अंदर बुलाता है जैसे ही जिनसू हाय हुआयन को ग्रुप की अचीवमेंट्स के बारे में बताती है।